हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में एरे क्या होता है और ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। आज हम एरे के बारे में जानेंगे, एरे में क्या क्या ऑपरेशन लगते हैं वो भी समझेंगे, एरे को में सॉर्टिंग कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे, और सबसे बड़ी चीज आज हम जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आप एरे पढ़ते हैं वो एक्चुअल में एरे है ही नहीं। आपने सुना होगा कि जावास्क्रिप्ट में एरे एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्यों बोला जाता है, ये एरे क्यों नहीं है, इसको क्यों, इसका जो टाइप ऑफ है वो ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो आज की वीडियो में आपको सारी क्लैरिटी आ जाएंगी। मेरा गोल ये है कि फ्यूचर में अगर आप कभी भी कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहां पे जब भी एरे का कोई कॉन्सेप्ट आए तो आप उसको यूं देख के बता सकते हो कि ये तो एरे नहीं है। सी प्लस प्लस, जावा, इसके अंदर शायद आपने एरे पढ़ा हुआ होगा। सी प्लस प्लस के अंदर जो एरे है वो एक्चुअल में एरे ही है, लेकिन यहाँ पे जो एरे है वो एक्चुअल में एरे नहीं है। तो मेरा जो गोल है आज आपके दिमाग के अंदर वो एरे के कॉन्सेप्ट को ऐसे पुट डाउन कर देना कि आप जिंदगी भर ना भूल पाएं, और फ्यूचर में अगर आप कोई नई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आप वहां पे इजीली पता कर सकते हैं कि ये एरे है या नहीं है। तो इससे आप इस लेवल से इस लेवल पे पहुंच जाओगे। चलो फिर करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना, बेस्ट सीरीज फॉर एरे इन जावास्क्रिप्ट। चलिए आते हैं हम अपनी स्क्रीन की ओर। अब एरे क्या होता है, देखो दोस्त, मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं और आपको उनके मार्क्स को स्टोर कराना है। एक तरीका तो यह है मैं इस तरीके से मार्क्स को स्टोर कराऊं 50 बच्चों के या फिर 10 बच्चों के, कि मार्क्स 1 पहले बच्चे के मार्क्स हैं 100, दूसरा बच्चा है उसके भी मार्क्स को स्टोर कराना है मुझे, तो मान लो उसके मार्क्स हैं 50, अगला बच्चा है उसके मार्क्स हैं कितने 70। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जाता हूं। तो मार्क्स 3 आपने यहां पे डाल दिया। फिर आपको एक और बच्चे का स्टोर कराना है, तो मान लो आपने उसका मार्क्स यहां पे स्टोर करा दिया कि मार्क्स 4 और इसके मार्क्स हैं 80। और ऐसे ही अगर आपको 10 बच्चों के मार्क्स को स्टोर कराना है तो आपको ये वेरिएबल 10 बार क्रिएट करना पड़ रहा है। सोचो अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे या फिर 1000 बच्चे तो आपको यहाँ पे 1000 वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, देख रहे हो। अगर मुझे 1000 बार लिखना हो तो 1000 बार ये मुझे करना पड़ेगा, ये ऑपरेशन। तो इससे बढ़िया क्या होगा, सबसे बढ़िया काम ये होगा जब मुझे पता है ये एक ही टाइप का डेटा है, ठीक है, इसको मैं एक साथ पुट डाउन कर सकता हूं, एक साथ रख सकता हूं, जहां पे मुझे बार बार वेरिएबल ना क्रिएट करने पड़े। तो इससे बढ़िया मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूं, एक एरे बना देता हूं जिसके अंदर मैं इनके मार्क्स को रख सकता हूं। देखो 100, 50, 70, 80, और अगर एक और बच्चे के डालने हैं तो 90। तो कितने आसानी से हमने एक काम को कर दिया। अब मुझे बार बार ये वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। ये वेरिएबल जो अभी तक हम बना रहे थे, तो एरे हमें ये पावर देता है क्योंकि हमें पता है ये सारा डेटा एक साथ होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे बार बार वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे नोट डाउन या राइट डाउन करना पड़ेगा कौन से वेरिएबल का क्या नाम था, वो कहां पे प्रेजेंट था, कहीं मैं मिस्टेक से कोई वेरिएबल बनाना भूल ना जाऊं या फिर मैंने किसी बच्चे के गलत मार्क्स ऐड ना कर दूं। तो इससे बढ़िया एक इस तरीके से हम एरे को यहां पे क्रिएट कर सकते हैं आसान तरीके से। अब यहां पे एरे को हम प्रिंट कैसे करा सकते हैं, तो प्रिंट कराने के कुछ नहीं करना दोस्त, इसको बस प्रिंट करा दो सिंपल। ये इस तरीके से, और इसको हम रन कर सकते हैं। इसको हम ओपन एंड इंटीग्रेटेड टर्मिनल करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, और रन करना हमें आता ही है। अरे भैया ये कौन सी कमांड है, ओके चलो कोई नहीं, अभी गिट के बारे में हम फ्यूचर की वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक टेंशन नहीं लेनी। तो 100, 50, 70, 80 और 90 इस तरीके से ये हमने प्रिंट करा दिया है आसान तरीके से। क्लियर, हाँ। अब ये तो हमने कर दिया। अब मान लीजिए मुझे फ्यूचर में अगर मुझे जानना है कि ये जो मेरा एरे है इसकी लेंथ कितनी है, कितने एलिमेंट इस एरे के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे एरे आपको एक पावर देता है कि आप यहाँ पे मार्क्स डॉट लेंथ करके एरे की लेंथ को पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो एरे मैंने ये प्रिंट कराया और उसके अंदर 5 एलिमेंट थे, तो 5 आपका प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से मैं पता कर सकता हूं कि मेरे एरे के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर जो हमारा एरे है इसके अंदर बहुत सारी सुपर पावर है। इन्होंने आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जावास्क्रिप्ट है ये कब बनी थी, ये 1995 में 10 दिन के अंदर बनी थी। तो इस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना था। तो यहाँ पे जो ये एरे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप जरूरी नहीं कि आप सेम टाइप के ही डेटा को डालो, आप यहाँ पे हेट्रोजीनियस टाइप के डेटा को डाल सकते हो, मतलब अलग अलग टाइप को आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे, क्या बोलना चाहता हूं, मान लीजिए मैंने एक एरे बनाया है, अभी मैंने उसके अंदर नंबर डाल दिया, 30 डाल दिया, अब मैं इसके अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकता हूं। हाँ जी,
आप इसके अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, इवन आप इसके अंदर बुलियन भी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर किसी भी टाइप के डेटा को पुट डाउन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। पॉइंट क्लियर है? जरूरी नहीं कि सेम टाइप का डेटा होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, अगर आप सी प्लस प्लस या जावा बैकग्राउंड या किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, वहां पे जब आपने एरे पढ़ा था तो शायद सी प्लस प्लस में तो हमें एक ही, या तो अगर मैंने एरे नंबर को बनाया तो मुझे नंबर ही रखने पड़ते थे, अगर मैंने फ्लोटिंग पॉइंट को बनाया तो मैं फ्लोटिंग पॉइंट ही रखना पड़ता था, अगर स्ट्रिंग बनाया तो स्ट्रिंग ही रखना पड़ता था। लेकिन आप यहाँ पे एक एरे के अंदर ही मल्टीपल टाइप के डेटा को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और इसको प्रिंट कैसे करना है, ये लीजिए भाई, ये एरे को मैंने प्रिंट करा दिया सिंपली इस तरीके से। अब 130 रोहित और ट्रू मेरा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को यहां पे एक्सेस करना है, तो उसको मैं एक्सेस किस टाइप से कर सकता हूं? क्या बोला भैया ने? किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो अगर मुझे इस एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो इसको मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूं? तो देखो, ये होता है मेरा जीरो इंडेक्स पे, ये होता है हमारे फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये जीरो इंडेक्स से शुरू होते हैं। तो अगर मैं एरे 0 लिख दूं तो आप देखोगे कि मेरा 100 वाला प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहां पे 1 लिखता हूं तो अब कौन प्रिंट होगा? 30 प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 30 मेरा प्रिंट हो गया। 2 करूंगा तो भाई मेरा कौन हो जाएगा? रोहित प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ भैया, क्लियर है। अब मेरा सवाल आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या यहां पे जो एरे के एलिमेंट अभी प्रेजेंट है, ये एरे के एलिमेंट, क्या मैं इनको चेंज कर सकता हूं? क्या एरे हमारे यहां पे म्यूटेबल होते हैं? और इसका टाइप ही क्या है? टाइप तो हमने पहली के क्लासेस में जान लिया था कि जो भी हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उन सब का टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर मैं टाइप ऑफ पता करने के जाऊं एरे की, तो वो मुझे आंसर देता है क्या? ऑब्जेक्ट देता है। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए यहां पे 30 रखा हुआ है, अब मुझे इसको चेंज करके 90 बनाना है, तो कैसे मैं बना सकता हूं? कुछ नहीं, पहले आपको इस एलिमेंट को एक्सेस करना है। ये कौन से इंडेक्स पर रखा है भैया? फर्स्ट, 0 1, तो ARR जो उसका नाम है फर्स्ट इंडेक्स, और उस पर क्या डाल दीजिए? 90 डाल दीजिए। ये लीजिए, हो गया चेंज। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो आप देखोगे ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 190 फर्स्ट वाले इंडेक्स को मैंने चेंज किया था। अब हमने यहां पे एक चीज जानी है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? म्यूटेबल होते हैं, मतलब उनके अंदर की वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूं। और जो हमारे प्रिमिटिव टाइप के डेटा होते हैं वो क्या होते हैं? इम्यूटेबल, कि अगर मैं उनको चेंज करना चाहूं तो वो चेंज नहीं होते। उसके लिए आपको नई से पूरी एक नई मेमोरी लोकेशन एलोकेट करनी पड़ेगी और वहां पे आप उस एलिमेंट को रखते हो। तो ये क्या होते हैं? म्यूटेबल होते हैं। जैसे मैंने इसको अभी म्यूटेट किया कि 30 को चेंज करके क्या कर दिया मैंने? 90। ऐसे आप किसके साथ नहीं कर सकते कि भैया आपके पास स्ट्रिंग है रोहित, तो मैंने सोचा उस जो रोहित में ओ लिखा हुआ है उसको चेंज करके टी बना दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। वहां पे आप म्यूटेट नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होते हैं। अब मुझे यहां पे एक और चीज करनी है। मान लीजिए मैं चाहता हूं ये जो एरे है इसके एंड में मुझे एक नया एलिमेंट को ऐड करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? तो उसको आप इजीली कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ये एरे, इसके एंड में मुझे कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, तो यहां पे हम पुश ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं लिखूंगा एरे डॉट पुश, और भाई इस वाले को उसके एंड में डाल दो। मुझे एक और डालना है, ओ सॉरी गलती हो गई, एरे डॉट पुश, और इसके एंड में अब डाल दो किसको? स्ट्राइक को डाल दो इस तरीके से। और उसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूं एरे को, कौन सा? डॉट लॉग ARR। तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट उसके लास्ट में जाके ऐड हो जाएंगे। तो पहले क्या था? ये था मेरा 130 रोहित ट्रू। हाँ, इसको मैंने चेंज कर दिया था, इसको अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं, दोबारा प्रिंट कराते हैं। तो आप देखोगे 130 रोहित ट्रू, और लास्ट में मैंने क्या किया? मैंने कहा उसके अंदर 90 पुश कर दो, तो उसके अंदर 90 आ चुका है। मैंने कहा उसके अंदर स्ट्राइक पुश कर दो, तो उसके अंदर एक और क्या आ चुका है? स्ट्राइक उसके अंदर आ चुका है। तो इतने आसान तरीके से हमने इसके अंदर पुश कराना भी सीख लिया। अब मैं अगर यहां पे चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि इससे मैं किसी एलिमेंट को डिलीट करूं, तो आप लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो उसको कहते हैं हम पॉप ऑपरेशन। मैं यहां पे लिख देता हूं पॉप ऑपरेशन, डिलीट एलिमेंट फ्रॉम एंड। लास्ट से आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट एलिमेंट एट एंड, ये पुश का काम हो जाता है। तो अगर मैं यहां पे पॉप करता हूं तो ARR डॉट पॉप, कि भैया लास्ट वाले एलिमेंट को उससे बाहर निकाल दीजिए, तो एलिमेंट बाहर निकल जाएगा। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं इस एरे को, तो आपको ये दिख जाएगा। ये देखिए 130 रोहित ट्रू 90, क्योंकि भाई जो हमारा स्ट्राइक था वो अब पॉप होके बाहर निकल गया है, तो अब वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम पुश पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म यहां पे कर सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चों का कुछ डाउट होगा। क्या डाउट होगा? भैया मैं स्टार्टिंग में क्या कोई एलिमेंट को ऐड कर सकता हूं? ऐड कर सकता हूं स्टार्टिंग में? हाँ भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आप बिल्कुल कर सकते हो। क्या मैं उसको डिलीट कर सकता हूं स्टार्टिंग वाले को एट फर्स्ट प्लेस? हाँ, वो भी कर सकते हो। कैसे करना है वो सिखा देते हैं। मान लो अगर आपको क्या करना है, डिलीट करना है, सॉरी इंसर्ट करना है पहले उसमें, तो आप यहां पे लगाते हैं अनशिफ्ट और यहां पे आप उस एलिमेंट को दे देते हो। मान लो मुझे 10 को कराना है, तो भैया 10 आप स्टार्टिंग वाले जीरो इंडेक्स पे डाल दीजिए। तो अगर मैं यहां पे इसको प्रिंट कराता हूं console.log ARR, तो आप देखोगे स्टार्टिंग में अब इसका 10 ऐड हो जाएगा। ये देख लो, पहले 130 रोहित ट्रू 90 था, अब उसके स्टार्टिंग में 10 आ चुका है। तो 10 और उसके बाद 130 रोहित ट्रू 90। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी ये थी, मैंने कहा सॉरी एरे ये था, मैंने कहा इसके स्टार्टिंग में 10 को ऐड कर दीजिए। तो इसके स्टार्टिंग में क्या ऐड हो चुका है, 10 ऐड हो चुका है। क्लियर है गोल? हाँ। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं, आप बहुत सारे करा सकते हैं। अगर आपको चाहिए एक और कराना है मुझे अनशिफ्ट, तो आप ये भी कर सकते हैं। मान लो मुझे अब 50 को कराना है, तो आप देखोगे अपना आंसर कि अब 50 और 10 उसके स्टार्टिंग में आ चुके हैं। कि पहले मैंने कहा उसके स्टार्टिंग में 10 डाल दो, उसके बाद मैंने कहा उसके स्टार्टिंग में 50 डाल दो, तो 50 10 आ चुके हैं। और जो उसके बाद की स्ट्रिंग थे वो वैसी की वैसी हमें दिखेगी। स्ट्रिंग नहीं सॉरी एरे था, वो वैसे का वैसे दिखेगा। तो इस तरीके से हमने जाना। मैं सेम डिलीट भी कर सकता हूं, स्टार्टिंग वाले को कर सकता हूं। कैसे? आपको लगाना है एरे डॉट शिफ्ट कि भैया इसको शिफ्ट कर दो, और उसके बाद पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो यहां पे डिलीट हो जाएगा सिंपली। और इसको हम प्रिंट कराते हैं, तो आप देखो पहला एलिमेंट हमारा 50 था, वो डिलीट हो गया है। तो अब हमारे पास एरे ये बचा है। अब यहां पे जो मेरा मेन गोल है आप लोगों को कुछ बताने का, क्या है वो बताने का। क्या आपको यहां पे अनशिफ्ट और शिफ्ट वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहिए? क्या आपको यहां पे अनशिफ्ट और शिफ्ट को परफॉर्म करना चाहिए? आप कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस दी जाती है कि इसको परफॉर्म ना करें। इससे आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। किससे? अनशिफ्ट और शिफ्ट से। ऐसे क्यों बोला गया? देखो दोस्तों, आपके पास कोई भी एरे इस तरीके से, मान लो उसके स्टार्टिंग में, मान लीजिए ये मैं ऐसे करके बना देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मान लीजिए उसके स्टार्टिंग में कुछ एलिमेंट ऐसे करके पढ़ देते हैं। 10 है यहाँ पे, हाँ जी, फिर मेरा 20 है, फिर मेरा 30 है, फिर मान लीजिए मेरा 50 है, और लास्ट में मान लीजिए 60 है। अब मैं अगर यहां पे कह रहा हूं कि भैया इसके स्टार्टिंग में 30 को ऐड कर दो या 70 को ऐड कर दो, तो 70 कैसे ऐड होगा? सबसे पहले एक स्पेस यहां पे ऐड अप होगा, हाँ। फिर मुझे ये जो 60 है इसको यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, 50 को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको यहां करना पड़ेगा, इसको यहां करना पड़ेगा, इसको यहां करना पड़ेगा, और फिर जाके मेरा 70 यहां पे आ पाएगा। तो आप देख लो एक एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए मुझे कितने एलिमेंट को क्या करना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा। और सेम आपका जब मैं कहता हूं कि आपको डिलीट करना है, तो भाई जब मैं 70 को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे इसकी इंडेक्सिंग ऊपर मार्क रहती है जीरो, क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होते हैं। 1, फिर अगला हो गया आपका 2, अगला हो गया आपका 3, अगला हो गया आपका 4, और लास्ट हो गया आपका कौन सा, फिफ्थ वाला इंडेक्स। अब अगर मैं यहां पे कहता हूं कि स्टार्टिंग वाले को डिलीट कर दो, शिफ्ट कर दो, तो पहले इसको डिलीट करा, अब आपको फिर से सबको एक एक प्लेस आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपने सिर्फ एक ऑपरेशन किया और आपको इतने सारे मूवमेंट करने पड़ रहे हैं। और अभी तो मेरा एरे का साइज 5 है। जब ये एरे का साइज मान लो 1 लाख हो, 2 लाख हो, तब आप क्या करोगे? तब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी हैम्पर होगी? क्या गोल क्लियर है? हाँ। तो भैया पुश और पॉप से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, पुश पॉप से कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मुझे फ्यूचर में कोई एलिमेंट को पुश कराना है कि भैया ये एलिमेंट रहा 80, इसको एरे के लास्ट में पुश कर दो, तो वहां पे मुझे सिंपली क्या करना है, लास्ट में जाना है, लास्ट में जाना है और 80 को पुश कर देना है। इससे क्या हुआ? पूरे एरे में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ मैंने एक ही ऑपरेशन किया कि लास्ट में 80 को ऐड कर दिया। इनके ऊपर मैंने कुछ भी छिड़कानी नहीं करी। सेम अगर मुझे लास्ट वाले को पॉप करना है तो 80 वाला डिलीट हो जाएगा इस तरीके से, ये स्पेस हट जाएगा। गोल क्लियर? तो शिफ्ट और अनशिफ्ट आपके लिए एडवाइजेबल होते हैं, इनको प्रयोग ना करें। अगर आप करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो सकती है। गोल क्लियर? जी भैया। अब यहां तक तो हमें चीजें सब चमक चुकी हैं। अब मेरा सवाल यह है कि मेरे पास अभी जो एरे है उसके ऊपर मैं इटरेट कैसे कर सकता हूं। एक नया एरे ले लेते हैं, इसको पूरा कमेंट डाउन ही कर देता हूं मैं। चलिए, इस पूरे को ही मैंने कमेंट कर दिया है, कोई कुछ हुआ तो नहीं। चलो हाँ, एक नया एरे लेते हैं। लेट ARR इक्वल टू 10, 20, 50, 90 और 11। मुझे इस एरे के ऊपर इटरेट करना है, मतलब मुझे इसके एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट कराना है। तो वो मैं कैसे करा सकता हूं? तो आपको फॉर लूप तो पता ही होगा, हाँ। तो कहां से स्टार्ट होता है? फॉर लेट आई इक्वल टू 0, हाँ, आई लेस देन
कहां तक जाना है? इस इंडेक्स, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, यहां तक जाना है। तो मैं क्या कर सकता हूं? सबसे पहले मुझे एरे की लेंथ पता होनी चाहिए, उससे कम होना चाहिए, और आई प्लस प्लस। तो मैं एक एक करके उनको प्रिंट करा सकता हूं। console.log जो एरे के एलिमेंट है आई वाले, तो इससे ये प्रिंट हो जाएंगे आपके एक एक करके। ये देख लो कि 10, 30, 50, 90 और 11 आराम से। तो इससे क्या हुआ? मैंने कहा आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, 0 इंडेक्स से। मुझे 1 इंडेक्स पे भी जाना है, सेकंड में भी जाना है, थर्ड में भी जाना है, फोर्थ में भी जाना है, लेकिन फिफ्थ वाले इंडेक्स में नहीं जाना, वहां पे जाके रुक जाना है। तो मैंने एरे की लेंथ ले ली, क्योंकि एरे की लेंथ क्या आएगी? 5 आएगी। तो भाई ये आई कहां तक जानी चाहिए? फोर्थ इंडेक्स तक जाना चाहिए। तो आई जब तक 4 तक है तब तक सही है। जैसे आई 5 हो जाएगा, मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो यहां से क्या, आई इक्वल टू 0, तो एरे 0 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 1 हुई, हाँ, तो 1 अभी भी लेस देन 5 है, फिर अगला एलिमेंट प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 2 हुई, 2 अभी भी लेस देन क्या है? 5 है, क्योंकि एरे की लेंथ क्या है? 5 है। तो इस तरीके से मैंने एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट को प्रिंट आउट करा दिया है। अब दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिन बच्चों को अभी भी फॉर लूप चलाना नहीं आता है, जिनको नहीं पता कि भैया इफ एल्स कंडीशन कैसे काम करती हैं, आपने पढ़ा दिया। मैं दोस्त इस सीरीज का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इस लूप के ऊपर आपका पूरा टाइम वेस्ट कराऊं। मैं बाकी सीरीज की तरह इसको नहीं चला रहा हूं कि मैं इफ एल्स की मैं आपको 100 क्वेश्चन करा दूं, फॉर लूप के 100 क्वेश्चन करा दूं और उसी में हमारी सीरीज की लेंथ बढ़ती जाए। आई होप इससे पहले आपने कोई एक लैंग्वेज पढ़ रखी होगी। पढ़ी या नहीं पढ़ी है? जिसने पढ़ी है, जिसको अगर ये कॉन्सेप्ट आसान लग रहे हैं, वो कमेंट कर दो। जिसने नहीं पढ़ी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मेरी C++ की प्लेलिस्ट है कोडर आर्मी चैनल के ऊपर ही, उसमें मैंने C++ में इन लूप को कैसे चलाना है डिटेल में आपके लिए 3, 4, 5 घंटे के लेक्चर बना रखे हैं। इफ एल्स के लिए भी आराम से बना रखे, वहां पे जाके आप सीख जाइए। क्योंकि दोस्त हमें अपना लेवल अप करना है, मैं इसी पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ओके दोस्त, हाँ, आप वहां पे जाएं, आप देख लीजिए भैया ये लूप कैसे काम करते हैं। सेम वहां पे भी, यहां पे भी सेम ही काम करते हैं। ओके, हाँ, तो C++ की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर लो, सेम ही है। ओके भैया, ठीक है। अब हमने प्रिंट कराना सीख लिया। अब हमारे पास एक और तरीका प्रिंट कराने का, क्या है? हमारे पास एक आता है यहाँ पे फॉर ऑफ लूप। कौन सा? फॉर ऑफ। मान लो फॉर लेट नम, कोई भी दे दो, ऑफ एरे, इस तरीके से हमें लिखना है। ओके, और यहां पे मैं डायरेक्ट प्रिंट करा सकता हूं कि console.log नंबर। आप यहां पे देखोगे जब मैं इसको प्रिंट कराने जाऊंगा तो आपके सारे के सारे प्रिंट हो गए। तो ये फॉर ऑफ लूप है। तो ये क्या कह रहा है कि एरे के ऊपर एक एक करके इसे इटरेट करना है। तो नंबर के अंदर इस 10 की वैल्यू चली जाती है, आपने नंबर को प्रिंट करा दिया। फिर नंबर के अंदर 30 की वैल्यू चल जाती है, 30 प्रिंट हो जाता है। फिर नंबर के अंदर 50 की वैल्यू चल जाती है, 50 प्रिंट हो जाता है। फिर 90 की, फिर 90 प्रिंट, फिर 11 की, फिर 11 प्रिंट। इस तरीके से आपने सबको प्रिंट कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉर ऑफ लूप। ओके, आप इससे भी कर सकते हैं। इससे आपको ये छुटकारा मिल जाएगा कि मुझे कब I++ करना, कब क्या करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराने से सिर्फ मतलब था। तो आप इस लूप का भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। अब जो मैं एक बढ़िया सवाल आप लोगों से कर सकता हूं, चलिए उसकी मैं बात आपसे करता हूं। क्या वो सवाल है? मैंने ये एरे लिया, हाँ, मैंने दूसरा एरे लिया, इसमें अगर मैं ये कर देता हूं तो आपको पता है यहां पे क्या होगा? अगर मैं यहां पे ये करता हूं एरे 2 डॉट पुश, एरे 2 के अंदर 11 पुश कर दो, सॉरी 30 पुश कर दो। अब अगर मैं एरे 1 को प्रिंट कराता हूं, जो हमारा ओरिजिनल वाला एरे, तो क्या उसके अंदर कुछ चेंज होगा? मैंने क्या करा? एक एरे लिया, हाँ, ये एरे था। फिर एरे 2 के अंदर मैंने एरे को डाल दिया। मैंने किसके अंदर पुश करा? एरे 2 के अंदर 30 को पुश कर दो। तो क्या ओरिजिनल वाला जो एरे, क्या उसके अंदर भी चेंजेस होंगे? बताइए, बताइए दोस्तों, कमेंट में बताइए, मुझे बताइए। हाँ जी, उसके अंदर भी चेंजेस होंगे, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों कैसे होते हैं कॉपी। ये कॉपी बाय रेफरेंस होते हैं। ये एक दूसरे को, रेफरेंस को कॉपी कर देते हैं दोस्त। किसको कॉपी करते हैं? एक दूसरे के रेफरेंस को। इस बात को ध्यान रखना है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो कॉपी बाय रेफरेंस होते हैं। मतलब हमने देखा था कि भाई ये जो एरे होगा हमारा, ये कहां प्रेजेंट होगा? स्टैक हीप। हमने इतनी बार पढ़ लिया है, इतनी बार पढ़ लिया है कि ये हमारा स्टैक रहा है, ये हमारा स्टैक महाराज है, ये अपना हीप महाराज है। अब हमें पता है जो एरे है हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का है। ये एरे मान लो यहाँ पे हीप के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां होते हैं? हीप में होते हैं। अब मैंने जो एरे लिया था ARR, उसके अंदर इसका एड्रेस होगा। इसका क्या होगा? इस एरे का एड्रेस होगा। मान लो जो भी इसका एड्रेस है, मान ले फिलहाल के लिए मैं ऐसे करके कोई एड्रेस डाल देता हूं, इसको ये रेफर कर रहा है। जब मैंने एरे 2 लिया, एरे 2 लिया कि भैया एरे 2 के अंदर एरे की वैल्यू को डाल दीजिए, तो ये क्या करेगा? इसके रेफरेंस को कॉपी करेगा। सिंपल, क्या करेगा? इसके रेफरेंस को कॉपी, और ये वाला एरे भी इसी को ही पॉइंट कर रहा होगा। तो जब मैंने कहा कि एरे 2 के अंदर एक नए एलिमेंट को पुश कर दो, किसको? 30 को पुश कर दो, तो इसी के अंदर 30 हुआ होगा पुश। हाँ जी, तो ये दोनों जब एक ही को रेफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली एरे के अंदर भी हुआ होगा, क्योंकि दोनों एक ही को ही क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं। गोल क्लियर है कि हमारे पास एरे है,
एरे 2 है। तो जब भी हम इसको कॉपी करते हैं तो कॉपी बाय क्या होते हैं, रेफरेंस होते हैं। और जो हमारे प्रिमिटिव, आपको ये याद रखना, जो नॉन प्रिमिटिव डेटा है वो क्या होते हैं, कॉपी होती है उनकी किसकी, रेफरेंस से, कि वो एक ही को पॉइंट करते हैं। और जो हमारे नॉन प्रिमिटिव, जो हमारे प्रिमिटिव होते हैं उनमें डेटा की कॉपी होती है, डेटा कॉपी होता है। ये हम जान चुके हैं कि अगर मैं यहां पे एक नंबर लूं 10, क्योंकि हमें 10, सोचो 10 की जगह में एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, ये प्रिमिटिव डेटा में कुछ और ले लेते हैं हम। यहां पे मैं मान लेता हूं मैंने यहां पे लिया है स्ट्रिंग रोहित, तो मुझे पता है स्ट्रिंग में हमारी कहां जाती है, हीप के अंदर ही जाती है। तो अगर मेरा कोई एलिमेंट है यहां पे ए, तो वो इसी को पॉइंट कर रहा होगा। हाँ, और जब मैंने लिखा कि बी के अंदर ए को डाल दो, जब बी के अंदर ए को डाल दो तो उससे क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है यहां पे क्या होता है, एक नया एलिमेंट क्रिएट होगा। क्या होगा, एक नया एलिमेंट क्रिएट होगा जिसमें मैं रोहित को लिखूंगा, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा अलग अलग कॉपी क्रिएट करते हैं, वो एक ही को पॉइंट नहीं करते। प्रिमिटिव वाला ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा। क्लियर है गोल, हाँ, कि भले ही इसके पास रेफरेंस है, इसके पास भी रेफरेंस है, इसके पास जब मैंने यहां पे लिखा लेट ए इक्वल टू ये स्ट्रिंग, जैसे मान लो मैंने ये लिखा सिंपल, ये तो हम ऑलरेडी बहुत लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, रोहित, हाँ, और मैंने लिख दिया लेट बी इक्वल टू ए, तो इससे क्या होगा, यहां पे रेफरेंस कॉपी नहीं होगा, ये वाला जो यहां पे एड्रेस है वो कॉपी नहीं होगा, क्या कॉपी होगी, वैल्यू कॉपी होगी। तो यहां पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वहां पे रोहित को कॉपी किया जाएगा और ये बी उसको पॉइंट करेगा। तो अगर आप बी के ऊपर चेंजेस करते तो ए पे नहीं दर्शाए जाएंगे। ओके, हाँ, और हमें ये भी पता है कि ये क्या है, इम्यूटेबल है, इसके ऊपर चेंज नहीं कर सकता। मैं क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। तो अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा, मान लो रोहित को मोहित बनाने की कोशिश करी, तो एक नई मेमोरी लोकेशन मुझे एलोकेट हो जाएगी और बी उसको पॉइंट करेगा, किसको, मोहित को। अगर मैंने ये करने की कोशिश करी कि रोहित को चेंज करके मोहित कर दो, तो ये अब इसको पॉइंट करेगा। ये देख लो कि अगर मैंने यहां पे लिख दिया कि बी इक्वल टू आप मोहित कर दीजिए, सिंपल, इसी तरीके से काम हो रहा है। ओके, और यहां पे क्या रखा था, रेफरेंस रखा था, क्योंकि ये भी रेफरेंस से ही इसको पॉइंट आउट करते हैं। बस मुझे यहां पे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस को कॉपी करता है और जो प्रिमिटिव डेटा होते हैं हमारे, वो किसको कॉपी करते हैं, वो आपके डेटा को कॉपी करते हैं। एक्चुअल डेटा तो यही है ना, यही है ना, हाँ। तो ये हमने अब समझ लिया। अब मेरा सवाल दोस्तों तुमसे एक है, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कॉन्स्ट एरे, चलो इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, इसको कमेंट डाउन करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी समझ कितनी बढ़िया हुई है इसके ऊपर। मैंने इसको लिख दिया कॉन्स्ट एरे, हाँ, क्या उसके बाद मैं इस एरे को बोल सकता हूं कि आप प्लीज इसको पॉइंट करिए। मैंने इसको नए ही एरे एलोकेट कर दिया, क्या ये अलाउड होगा, क्या ये अलाउड होगा, नहीं होगा। ये एरे था, मैंने ये इसको पॉइंट कर रहा था, ये एआरआर इसको पॉइंट कर रहा था, जैसे यहां पे एआरआर था, ये किसको पॉइंट कर रहा था, इस वाले को पॉइंट कर रहा था। अब मैंने कहा कि भैया आप एक कंप्लीटली, मैं आपको एक नया एरे दे रहा हूं, कंप्लीटली क्या दे रहा हूं, एक नया एरे दे रहा हूं। जैसे यहां पे था, इसको मैं कॉपी करके अगर यहां पे पेस्ट कराता हूं, तो मैं अब एक एरे को कह रहा हूं, इस ए को, जो कि क्या है मेरा कांस्टेंट है, उसके कांस्टेंट टाइप का नहीं है, हाँ। तो आपको पता है कि ए के अंदर की वैल्यू फिर चेंज नहीं हो सकती, सॉरी ए के अंदर नहीं यार, ये तो एरे था यहां पे, सॉरी, ये जो एआरआर है हमारा, ये जो एआरआर है ये कांस्टेंट टाइप का है ना। अब मैं कह रहा हूं कि भाई आप इसको पॉइंट करिए, किसको, क्योंकि एक नया एरे बिल्कुल क्रिएट हुआ, आप इसको पॉइंट करिए, क्या ये वैलिड होगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट। एरे के अंदर जो एड्रेस रखा है, यहां पे जो एड्रेस रखा है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसको क्या नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। देखा था हमने कि अगर मैं यहां पे अगर नॉर्मल भी वेरिएबल लेता हूं कि कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10, उसके बाद में ए इक्वल टू 20 नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, क्योंकि ये क्या कहता है, एक बार जो वैल्यू एलोकेट हो गई वो फाइनल है। मैं नए एड्रेस को नहीं डाल सकता, यहां पे नए एड्रेस को नहीं डाल सकता। यहां पे क्या होता है, मैंने कहा था ना, यहां पे कॉपी क्या होता है, रेफरेंस कॉपी होता है। रेफरेंस ये एरे था, इसका एड्रेस एरे के अंदर गया, इसका एड्रेस एरे के अंदर गया, इस एआरआर के अंदर इसका एड्रेस गया। जब आपने एक नया एरे बनाया, तो नया एरे कहीं नई मेमोरी लोकेशन में एलोकेट होगा, उसका एड्रेस अलग होगा। तो उस एड्रेस को अगर आप एरे के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको मना ही तो करेगा कि भैया ओरिजिनली आपके पास ये वाला एड्रेस था, अब आप कह रहे हैं इसको पॉइंट करो, तो इसका एड्रेस डिफरेंट है। कांस्टेंट क्या कहता है कि एक बार मैंने जो चेंजेस कर दिए वो चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आप बोलोगे भैया फिर ये इसके अंदर ये अलाउड क्यों है, ये अलाउड क्यों है कि एरे के अंदर अगर मैं ये करना चाहता हूं कि एआरआर के अंदर ये अलाउड क्यों है, क्या यहां इस केस में एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है, क्या इस केस में एड्रेस चेंज नहीं दोस्त। जैसे अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं, इस एरे की बात करूं, इसको अगर मैं कॉपी कर देता हूं, यहां पे इसको कॉपी करा
और इसी को मैं पकड़ता हूं, ये मान लो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इस एड्रेस को। तो मैंने क्या कहा कि इसके सेकंड वाले एलिमेंट पे जाइए और इसको क्या बना दीजिए, 30 बना दीजिए। एड्रेस तो वही है ना, क्योंकि मैंने चेंजेस सिर्फ इसी एरे के अंदर करें। एड्रेस अभी भी उसी को पॉइंट कर रहा है, ये एरर अभी भी उसी को पॉइंट कर रहा है, एड्रेस पे कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, तो जब आप कॉन्स्ट लिखते हैं तो वो इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एड्रेस स्टोर करा रखा तो एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे अगर मैंने इस कॉन्स्ट को ए को अगर यहाँ पे बना दिया तो उसके बाद मैं ए के अंदर कोई नई वैल्यू को एलोकेट नहीं करा सकता, करा ही नहीं सकता। क्यों नहीं करा सकता? जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कॉन्स्ट ए इक्वल टू रोहित को पॉइंट कर रहा है, अब मैं ए के अंदर मोहित को करना चाहता हूं, ए के अंदर मोहित को डालना चाहता हूं। किसको? ए के अंदर मोहित को डालना चाहता हूं। तो उससे क्या होगा, यहां पे तो चेंज होगा नहीं, तो एक नया क्रिएट होगा जिसके अंदर मोहित लिखा जाएगा, जिसके अंदर क्या लिखा जाएगा, मोहित लिखा जाएगा। अब मोहित नया एड्रेस पे गया है तो ए इसको पॉइंट नहीं कर सकता, वो की क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसका एड्रेस क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। इस पॉइंट को दिमाग में डाल दीजिए कि भाई मैं ओरिजिनली पूरे को चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको समझ नहीं आया प्लीज इसको रिपीट में देखिए, सिंपल सा गोल है। ओके, हाँ, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि ऑब्जेक्ट या फिर नॉन प्रिमिटिव ये कॉपी बाय रेफरेंस होते हैं, और जो आपके प्रिमिटिव डेटा हैं वो किससे होते हैं कॉपी? कॉपी बाय वैल्यू, जो एक्चुअल डेटा है उससे ये कॉपी होते हैं। ठीक, अगर मैं ये करूं ए इक्वल टू रोहित और बी करना है, मैं रोहित को डालना चाहूंगा तो भैया यहां पे ये रोहित की जगह में नया रोहित क्रिएट होगा जिसको बी पॉइंट करेगा, क्योंकि वैल्यू कॉपी होगी, वैल्यू कॉपी होगी प्रिमिटिव में। ओके, हाँ, तो इस तरीके से हमने चीजों को जाना और हमने कॉन्स्ट और लेट का भी लॉजिक जान लिया कि कॉन्स्ट से हमारे पास क्या दिक्कत आ रही है। कॉन्स्ट कहता है कि भाई यहां पे जो वैल्यू रखी है, जो एड्रेस रखा, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बस इस पॉइंट को याद रखना है। मैं यहां पे अगर कॉन्स्ट को लिख रहा हूं तो इस एरे के अंदर मैं कुछ चेंज कर सकता हूं, लेकिन मैं इस पूरे एरे को ही हटा दूं और इसकी जगह में नया एरे डाल दूं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे एड्रेस नया क्रिएट हो जाएगा, और अगर एड्रेस नया क्रिएट हो गया तो इस एरर के अंदर मुझे नए एड्रेस को पुट डाउन करना पड़ेगा दोस्त। चलिए अब हम बाकी ऑपरेशन इसके अंदर देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं और इसी एरे को पकड़ लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अब मान लीजिए इसको भी कमेंट ही कर दो और इसको कॉपी कर लेते हैं यार। चलिए इसको नीचे लेके आते हैं। हाँ, अब मान लीजिए हमारे पास एक एरे यहाँ पे इस तरीके से गिवन है। अब मुझे इसकी स्लाइस निकालनी है, जैसे क्लास में मैंने स्लाइस के बारे में पढ़ा था ना, सेम स्लाइस अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूं तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्लाइस का प्रयोग कर सकते हैं, console.log array.slice, और यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा स्टार्टिंग इंडेक्स सेकंड और लास्ट तक 4। तो इससे आपको पता ही क्या हमारे होने वाला है। तो इससे इसकी एक स्लाइस क्रिएट हो जाएगी कि सेकंड इंडेक्स पे जाइए, कहां तक, थर्ड फोर्थ, फोर्थ वाला इंक्लूडेड नहीं होगा, तो सिर्फ इस वाले पोर्शन को स्लाइस करके बाहर लेके आ जाइए, और ये मुझे एक नया एरे रिटर्न करके देता है। कौन? जो हमारा स्लाइस ऑपरेशन होता है। तो अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं, तो अगर मैं एक नया एरे बनाता हूं कॉन्स्ट एरे 2, तो आप देखोगे उसकी स्लाइस यहां पे क्रिएट हो जाएगी। ओरिजिनल वाले एरे में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्या करेगा वो, नई स्लाइस आपके लिए क्रिएट करेगा। ये देख लेते हैं, ये देख लो 5090 ओरिजिनल एरे में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मैं एरर को प्रिंट कराता हूं तो ये देखिए उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया। लेकिन कई बार मैं ऐसा चाहता हूं कि यार मेरे ओरिजिनल एरे से ही वो पार्ट ट्रिम आउट हो जाए, तो उसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूं? मैं यहां पे चाहता हूं कि यार मेरे ओरिजिनल वाले एरे से ही वो पार्ट ट्रिम आउट हो जाए, तो उसको मैं किससे कर सकता हूं? तो यहां पे एक ऑपरेशन हमारे पास आता है, क्या, स्प्लाइस। तो उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं? तो मान लीजिए मैं उसको प्रिंट कराता हूं, console.log ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज होगा, किसमें, ओरिजिनल एरे। तो मैंने स्प्लाइस लिखा, इसको मैंने लिखा, कहां से आपको करना है? तो मान लो मैं फर्स्ट इंडेक्स से करने, कितने एलिमेंट करने, यहां पे पूछ रहा है कितने एलिमेंट आपको करने, तो मान लो मुझे 3 एलिमेंट को करना है, तो 3 एलिमेंट आपके इससे ट्रिम आउट हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो अब आपके पास बचा है 30, 50 और 90। तो इन 3 पार्ट को मैंने क्या कर दिया, ट्रिम आउट कर दिया है, इनको मैंने अपने पास ले लिया है, आप यहां पे देख सकते हैं। अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मेरे ओरिजिनल एरे में क्या चेंज हुआ होगा, क्या मेरे ओरिजिनल एरे में कुछ चेंज हुआ होगा, तो अगर मैं उसको प्रिंट कराता हूं अपने ओरिजिनल एरे को, आप देखोगे वो पार्ट उससे हट चुका होगा। आप देखो वो वाला पार्ट उससे हट चुका होगा। अब उसके पास सिर्फ 10 और 11 बचे। भैया यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है, एक बार मुझे एक्सप्लेन करोगे? तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया उसको डिटेल में समझते हैं। मैं कह रहा हूं फर्स्ट इंडेक्स पे जाइए एरे की, हाँ ये फर्स्ट इंडेक्स है, 3 एलिमेंट को, कितने, 3 एलिमेंट को, फर्स्ट इंडेक्स से 3 एलिमेंट, 1 2 3, इनको इससे ट्रिम आउट कर दिए, इसको इस
एरे से बाहर निकाल दीजिए। तो 30, 50, 90 इससे बाहर आ चुका है। तो मेरे पास क्या बचेगा? 10 और 11 बचेगा। तो ओरिजिनल एरे में अब 10 और 11 ही बच रखा है। तो अगर आप चाहें तो उसको आप स्टोर भी करा सकते हैं ARR3 के अंदर। जो पार्ट आपने ट्रिम किया है तो वो ट्रिम होके पार्ट इस ARR3 के अंदर चला जाएगा। और ओरिजिनल एरे को अगर आपको चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से 10 और 11 उसके अंदर बचा है। तो मतलब मैं ओरिजिनल एरे के अंदर किसी भी पार्ट को हटा सकता हूं। बस मुझे बताना है किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है और कितने एलिमेंट को हटाना है। अब मैं यहाँ पे कुछ और भी कर सकता हूं। यहाँ पे अगर मैंने मान लो कुछ और वैल्यू डाल दी, मान लो रोहित डाल दिया और 11 डाल दिया, इससे क्या होगा? 11 की जगह में 19 डालते हैं। तो इससे ये होगा, मैं कह रहा हूं फर्स्ट इंडेक्स पे जाइए, वहां से 3 एलिमेंट को ट्रिम आउट करिए और उसके बाद उस वाले पे रोहित और 19 को इंसर्ट कराना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप देखोगे यहां पे 10, रोहित, 19 और 11 आपका यहां पे आ जाएगा। क्या बोला मैंने? कि यहां से लेके यहां तक इनको डिलीट कर दीजिए और इसी फर्स्ट इंडेक्स से पहले आप रोहित को डालिए, फिर सेकंड इंडेक्स पे आप 19 को डालिए, अब बाकी जो जैसा का है उसको वैसे ही रहने दीजिए। इसी तरीके से हमने यहाँ पे काम किया। ओरिजिनल वाले से मैं 35, 50, 19 को हटाया, रोहित और 19 को वहां पे लिखा और उसके बाद जितना पोर्शन आपका बच गया वो वहां पे आ चुका है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? चीजों को ट्रिम आउट भी कर सकते हैं। क्लियर? क्या एरे 3 के अंदर कुछ हुआ है वो भी देख लेते हैं। एरे 3 के अंदर वही जो पार्ट ट्रिम आउट हुआ है वो आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से हम एरे के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये चीजें आपको इंटरव्यू वगैरह पूछी जा सकती है कि स्लाइस और स्प्लाइस में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो स्प्लाइस में हम क्या करते हैं? हमारे ओरिजिनल एरे के अंदर हम चेंजेस करते हैं, उससे वो पार्ट ट्रिम आउट कर देते हैं, हटा देते हैं। स्लाइस से क्या होता है कि भैया वहां पे हम क्या करते हैं? उस पोर्शन को हटाते थे, लेकिन ओरिजिनल एरे में कुछ चेंज नहीं होता है। ये मेजर डिफरेंस है इनके बीच का। अब हमारे पास कौन कौन से टॉपिक बचे? स्लाइस पढ़ गया, स्प्लाइस पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है एक पास स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्लाइस का शायद आप कम प्रयोग करेंगे, लेकिन ये स्प्रेड ऑपरेटर का प्रयोग दोस्त इतना ज्यादा आप करने वाले हो, आप सोच भी नहीं सकते कितना हम इसका प्रयोग करेंगे। ऐसा है क्या? हाँ, मान लीजिए मेरे पास एरे है, जैसे ये मान लो ये है एक एरे है, ऐसे ही मान लो मेरे पास एक और एरे है, रोहित 11 ट्रू। मैं चाहता हूं कि इन दोनों एरे को आपस में कंबाइन करा दूं, जोड़ दूं। तो कैसे जुड़ेंगे? क्या प्लस ऑपरेशन से जुड़ जाएगा? नहीं, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन से नहीं जुड़ेगा। तो अगर आपको इनको आपस में मर्ज कराना है कि इनको मुझे एक ही एरे का पार्ट बनाना है, तो कैसे करा सकता हूं? एक तरीका तो ये है कि आप एरे डॉट पुश करके एरे 2 को इसी के अंदर डाल दें, ऐसे करके। लेकिन वहां पे आपको एक चीज दिखेगी कि कंसोल डॉट लॉग में अगर करने की कोशिश करूंगा एरे को, तो वहां पे आप देखना क्या होता है। 10, 30, 50, 90, 11, हाँ, आपने पूरे एरे को उसके अंदर पुश कराया तो पूरा एरे आपको उसके अंदर दिखेगा। पूरा एरे ही देख लो, ब्रैकेट है, पूरा एरे आपको उसके अंदर दिख रहा है। भैया ऐसा नहीं चाहता, मुझे इनको इंडिविजुअली लाना है कि रोहित अलग दिखे, 11 अलग दिखे, ट्रू अलग दिखे। ये एज अ एरे ना जाए, एज अ एरे नहीं जाए। दिख रहा है ये आपको एज अ एरे दिख रहा है उसके अंदर। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं? तो उसको अगर आपको करना है तो आपके पास एक और ऑपरेशन है, एरे डॉट कॉनकैटिनेट, कि इसके अंदर इसको पुश कर दो एरे 2 को। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो आप देखोगे, सॉरी, ओके, यहां पे क्या हुआ है कि एरे डॉट कॉनकैटिनेट मैंने किया है, तो इससे क्या होगा कि ये आपको एक नया एरे रिटर्न करके देता है। ओके, तो एरे 3 ये लीजिए। देखो, इससे तुम्हें एक चीज पता चली होगी कि मुझे भी सारे ऑपरेशन बाय हार्ट याद नहीं होते हैं, किसी को भी नहीं होते हैं। कि मुझे पता है कि कॉनकैटिनेट से जुड़ जाएंगे, पर ये नहीं पता था कि वो एक नया एरे रिटर्न करके देता है। तो ऐसे ही आपको भी सब कुछ याद नहीं रहेगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। चाहता मैं इस पार्ट को ट्रिम आउट कर देता, ओके, मैंने नहीं किया, मैंने रखा है ताकि आपको पता चले कि आपको सारे जितने भी ऑपरेशन आपको बाय हार्ट याद नहीं होनी चाहिए कि इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है। मुझे पता है कि कॉनकैटिनेट में जुड़ना है, पर उससे मुझे लगा कि एरे के अंदर ही जुड़ जाएगा। नहीं, उससे क्या हुआ? उसने एक नया एरे रिटर्न करके दिया है जो कि हमारा ये रहा 10, 30, 15, 90, 11 और उसके बाद रोहित 11 और ट्रू। हाँ, इवन आप यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट को करा सकते हैं कि मैंने लिख दिया कॉन्स्ट, एक एरे 4 है हमारे पास, उसके अंदर भी कुछ वैल्यू प्रेजेंट है, फॉल्स लिख देते हैं। हाँ, मुझे इन तीनों को आपस से जोड़ना है, तो उनको आप कैसे कर सकते हो? आप यहाँ पे कॉमा करके जोड़ सकते हो, एरे 4। तो आप देखोगे ये यहाँ पे कॉनकैटिनेट हो चुके होंगे, 10, 30, 50, 90, 11 रोहित, 11 2, 90, 4 फॉल्स। भैया ये इस ऑर्डर में क्यों दिख रहे हैं? वो एरे ही है, वो वैसी है, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले आपको ऐसे हो रहा है। ठीक, आपको डरना नहीं है उससे कि ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे। ओके, हाँ, अब इसको हमने सीख लिया। क्या इससे आसान ऑपरेशन हमारे पास होता है जिसको मैं इससे सॉल्व कर पाऊं? दोस्तों, इससे आसान ऑपरेशन हमारे पास पता क्या होता है, जिसको आप बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। मतलब एक होता है हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर, ये मेरे लिए सारा काम कंप्लीट कर देता है, सारा। हाँ, सारा। कैसे करता है कि मैंने एक एरे पकड़ा,
चलो एक चीज देखते हैं, अगर मैं एरे को ऐसे लिख दूं ARR 2 और ARR 3, इससे क्या होगा? सॉरी ARR 4, इससे क्या होगा? क्या ये कोई एरर देता है? क्या ये कोई एरर देता है या ये चल जाएगा अगर मैं इसको कराऊं? हाँ, ये चल चुका है। इससे क्या हुआ कि ARR जो एरे है उसको यहां पे पुट कर दो पहली पोजीशन पे, अगले वाले एरे को यहां पे रख दो और अगले वाले को यहां पे रख दो। ठीक, हाँ, तो ये पूरा एरे एक साथ ऐसे गया है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? हाँ भैया, पर भैया मैं ऐसा नहीं चाहता कि एरे के अंदर एक और एरे प्रेजेंट है, फिर एक और एरे है, उसके अंदर एक और एरे है। मैं इंडिविजुअल आइटम चाहता हूं, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहे थे इंडिविजुअली। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं? तो उसको अगर आपको अचीव करना है तो यहां पे आप स्प्रेड ऑपरेटर का कमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। कैसे? मैंने लिख दिया कॉन्स्ट array3। अब मैं इसको कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। मैंने कहा डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट आएंगे ARR, ओके। फिर मैंने लिखा डॉट डॉट डॉट, ARR ही था ना, हाँ, 3 डॉट ARR2, अब फिर कॉमा डॉट 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 array3, सॉरी 4। इससे क्या हुआ अभी देखते हैं। जो हमें गोल अचीव करना था वो आपको हो जाएगा अचीव। ये देख लो, इंडिविजुअली आइटम आ चुके हैं 10 30 50 90 11 रोहित 11 2 90 40 फॉल्स। पहले वो इसमें आ रहे थे कि एक एरे यहां से यहां तक है, एक यहां से यहां तक है। अब इसमें कुछ नहीं आ रहा है। इससे क्या हो रहा है? स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है कि मेरे पास ये पूरा एरे है, हाँ, इसको स्प्रेड कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, इसको इंडिविजुअली हर एलिमेंट को उससे बाहर निकालिए। तो इससे क्या होगा कि स्प्रेड होने के बाद इससे अभी इनिशियली हमें दिख रहा था ना ऊपर वाले आउटपुट में, ये वो पूरा एरे एज अ एरे ही वहां पे आ जा रहा था। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था इस वाली केस का, देखें कि पूरा एरे ही यहां पे आ जा रहा था। लेकिन जब मैंने इसके अंदर 3 डॉट इसके आगे लगाए तो इससे क्या होगा, ये जो ब्रैकेट है ये हट जाएंगे और ये 10 30 50 90 11 ये इंडिविजुअली बाहर आएंगे। कि मैंने क्या करा, एरे को पकड़ा, उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या आएगा, उसके अंदर का एलिमेंट बचेंगे। तो एलिमेंट को मैं एक एक करके निकाल रहा हूं। तो 10 30 50 90 11 यहां पे आएंगे, फिर आपके रोहित 11 2 यहां पे आएंगे और फिर आपका 94 फॉल्स यहां पे आएगा। स्प्रेड ऑपरेटर का कमाल है ये, इतना बड़ा कमाल है दोस्त। क्या मजा आया? हाँ भैया मजा आया। ये ऑपरेटर बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करो, ये तोड़ने के लिए काम है कि इसको तोड़ दो, इंडिविजुअल आइटम को बाहर निकालो। वरना अगर मैं ऐसे करके लिख रहा था तो पूरा का पूरा एरे यहां पे पुट डाउन हो जा रहा था, पूरा का पूरा। जैसे हमने यहां देखा, पहला एरे यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे। लेकिन मुझे पूरा एरे नहीं चाहिए, मुझे उसका इंडिविजुअल आइटम चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? स्प्रेड ऑपरेटर लगाना पड़ता है। सिंपल यही काम है इसका। अब अगला क्या पर हमारे पास, अब हमारे पास है यहाँ पे एक ऑपरेशन आता है हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन का। किसका? ज्वाइन का। वो ज्वाइन का क्या है, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं इसे, इसको कमेंट डाउन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एरे है और आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैंने क्या कहा, आपके पास कोई एरे है इस नाम का, नेस नाम का, आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे हो गई? तो मैं इसको प्रिंट करा लेता हूं, console.log नेम्स डॉट टू स्ट्रिंग का आप प्रयोग यहां पे कर सकते हैं। अब आप यहां पे कमाल देखना इसका, एलिस बॉब चार्ली। अब ये एक स्ट्रिंग की तरह कंसिडर होंगे कि उसने एलिस को निकाला, बॉब को निकाला, चार्ली को निकाला। कल ऐसे ही हमने किसमें भी सीखा था कि हम स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखा था कल। हाँ, ऐसे ही हमारे एरे को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अगर आप इसको टाइप ऑफ भी आपको करके दिखाऊं तो ये आपको टाइप ऑफ बताएगा कि ये स्ट्रिंग बन चुका है। इस पॉइंट को याद रखना है कि नेम टू स्ट्रिंग आपको एक नया एरे, सॉरी नया स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। ओके, ओरिजिनल कुछ चेंज नहीं हो, एक नया आपको दिया है जो कि हमारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का। इसलिए आपको आइटम इस तरीके से नजर आए हैं। यहां पे देख लो, ये लीजिए, एलिस कॉमा बॉब कॉमा चार्ली। अब एक आता हमारे पास ज्वाइन ऑपरेशन। क्या? ज्वाइन ऑपरेशन। ज्वाइन ऑपरेशन भी हमारे लिए सेम काम करता है, सेम काम ये जो अभी हमारा यहां पे हो रहा था। बस एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होगा? यहां पे अगर मैं ज्वाइन को लगाता हूं, ज्वाइन में आप अपने हिसाब से ज्वाइन करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एलिस निकला था तो स्ट्रिंग में वो बाय डिफॉल्ट कॉमा कॉमा से ज्वाइन हो रहा था, है ना, कि उसने एलिस को निकाला, बॉब को निकाला, चार्ली को निकाला, तो एलिस और बॉब के बीच में कॉमा डाल दिया। लेकिन यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि उसको मुझे ज्वाइन कैसा कराना है। मे बी मैं स्पेस के बेस में ज्वाइन कराना चाहता हूँ, ये भी स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करेगा, ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखना इसका आउटपुट कि एलिस स्पेस बॉब स्पेस चार्ली। इवन आप यहां पे कुछ भी दे सकते हैं, आप ये दे सकते हैं कि भैया इस डैश के बेसिस में ये ज्वाइन होंगे इंडिविजुअल आइटम, एलिस बॉब चार्ली। तो ज्वाइन का हमारा ये कमाल हो जाता है। तो क्या ये काम आप टू स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं? मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये इनके बीच में क्या बोल सकते हैं, ये इनके बीच का डिफरेंस है। अगला है हमारे पास क्या, सिंपल सर्चिंग। मुझे किसी एलिमेंट को अगर यहां पे सर्च करना है तो अगर मैं इसी को लूं, console.log, मैं इसी के अंदर बोलता हूं कि यार मुझे किसी एलिमेंट को यहां पे सर्च करना है, डॉट इंडेक्स ऑफ, कि भैया किसी पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स क्या है। मान लो मुझे बॉब का ढूंढना है, बॉब का, तो क्या मुझे उसका इंडेक्स मिल पाएगा? जी हाँ, मिल पाया। अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या देगा? -1 देगा।
इस तरीके से आपको क्या पता चल गया, किसी का भी इंडेक्स। ऐसी लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंक्लूड्स, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट टाइम एन आइटम अपीयर। अगर मल्टीपल बॉब प्रेजेंट होते, मान लो अगर मैं यहां पे मल्टीपल बॉब डाल देता, एक और बॉब डाल देता, तो तब देखते हैं ये क्या देता मुझे। जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, जो पहला वाला होगा, ठीक है, ये बाद में आया, जो पहला वाला जहां पे वो दिखा है उसका। और यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ, कि भैया बॉब का लास्ट वाला इंडेक्स, जब लास्ट बार बॉब अपीयर हुआ था वो थर्ड इंडेक्स हुआ था, तो आपको थर्ड आ गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे और भी काम कर सकते हैं। ओहो, आपको अगर सिर्फ ये पता करना है कोई एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, ट्रू फॉल्स में मुझे आंसर चाहिए, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं कि क्या बॉब इसके अंदर प्रेजेंट है। बॉब की स्पेलिंग सही कर लेते हैं क्योंकि एग्जैक्ट मैच वो होना चाहिए। तो मैंने देखा तो हाँ, बॉब उसके अंदर इंक्लूडेड है, और अगर इंक्लूडेड नहीं है तो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। सिंपल सा ऑपरेशन है। अब यहां तक हमने ये सारे ऑपरेशन समझ चुके हैं। अगला हमारे पास क्या है, अब आता है यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो है हमारा सॉर्टिंग का। किसका, सॉर्टिंग का। मेरे पास एलिस है, बॉब है, चार्ली है, ऐसी मैं यहां पे कुछ और नाम डाल देता हूं। मान लो मैं यहां पे डाल देता हूं रोहित, ओके, मैं यहां पे डाल देता हूं मोहित। ये लीजिए 5 एलिमेंट मैंने इसके अंदर इंसर्ट करा दिए हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो नेम्स है ये सॉर्ट हो जाए। ये क्या हो जाए, सॉर्ट हो जाए। तो इसको मैं सॉर्ट कैसे कर सकता हूं, सॉर्ट मतलब इसको मुझे अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो, असेंडिंग ऑर्डर में, आप अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखो, सबसे पहले एलिस आएगा, फिर बॉब आएगा, फिर चार्ली, फिर मोहित और लास्ट में रोहित। यही तो आएगा असेंडिंग ऑर्डर में अगर मुझे इसको सॉर्ट करना है। हाँ भैया यही आएगा। तो कैसे करेंगे, आपको लिखना है नेम्स, जो नाम है, सॉर्ट। उसके बाद अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं console.log नेम्स को, तो आप देखोगे ये एरे सॉर्ट हो चुका होगा। एलिस, बॉब, चार्ली, मोहित और रोहित। ये किसके बेसिस में हुए हैं, ये कैरेक्टर के बेसिस में हुए हैं। पहले ये चेक करेगा कि इनमें से सबसे पहले कौन आएगा। अरे डिक्शनरी वाला सॉर्टिंग है यार, आपने डिक्शनरी देखी है, हाँ, डिक्शनरी में ये किस तरीके से अरेंज होंगे, इसी तरीके से तो होंगे कि सबसे पहले एलिस आएगा, फिर बॉब, फिर चार्ली, फिर मोहित और फिर लास्ट में रोहित आएगा। तो ये क्या करता है, पहले कंपेयर करता है। मान लो उसको एलिस और रोहित में डिसाइड करना कौन पहले आएगा, तो इसका पहला कैरेक्टर जज करेगा कि क्या ए पहले आता है या ए आर पहले आता है, और कौन सा वाला होगा ये, जो आपका डिक्शनरी वाला है। ओके, हाँ। अब सोचो अगर मैं यहां पे स्मॉल ए लिख देता सपोज, तब क्या होता, तब क्या होता, तब ये एलिस सबसे लास्ट में आया। भैया यार, पर अभी तो आपने कहा डिक्शनरी, तो आप तो खुद से ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि इसमें बॉब पहला है, चार्ली पहला है, मोहित पहला है, रोहित आया है और फिर लास्ट में एलिस आया है। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, क्या आप गेस कर सकते हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं। हाँ भैया, आस्काई टेबल, आस्काई टेबल, आस्काई टेबल में कैपिटल ए 65 से स्टार्ट होता है और जो स्मॉल ए है वो 97 से स्टार्ट होता है। तो जब उसने इस ए को इस आर से कंपेयर किया होगा तो ये इसका नंबर तो आएगा 97 और कैपिटल आर का कहां पे आया होगा, क्योंकि वो 65 से शुरू होते हैं। कौन से, हमने देखी थी ना आस्काई टेबल। आस्काई टेबल भूल गए तुम, मैंने बोला था उसको याद रख लेना बस, इसकी तुम्हें बहुत ही उपयोग होगा दोस्त, एक बार इसको देख लोगे। यहां पे अगर आप देखोगे, कहां गए कहां गए कहां गए, अरे मिल जा भाई, अरे नमूने मिल जा। ये देखो कैपिटल आर का नंबर है 82 और स्मॉल ए कहां से शुरू होते हैं, 97 से। तो 82 छोटा होता है 97, 82, हाँ, इसलिए आपको दिखा कि रोहित एलिस से पहले आया है। तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पहले चेक करता है, तो उसने देखा अच्छा ये तो 82 है, ये क्या है 97। तो यहाँ पे पहले कौन आया है कि पहले रोहित आएगा उसके बाद ही एलिस आएगा। इसी तरीके से कंपैरिजन होते हैं। तो अब हमने वो भी समझ लिया कि डायरेक्ट मैं ये नहीं सोच सकता कि यहाँ पे ये डिक्शनरी वाला कर रहा है, नहीं, यहाँ पे मुझे आस्काई टेबल को देखना पड़ेगा। ओके, इस पॉइंट को याद रखना है कि कैरेक्टर का कैसे वो कंपैरिजन कर रहा है, आस्काई टेबल के बेसिस पे कर रहा है। यहाँ पे जो सॉर्टिंग हो रही है आस्काई के बेसिस पे हो रही है। ओके भैया, अब मैं अगर यहाँ पे चाहूं, अभी फिलहाल इसको कैपिटल एलिस ही रख देते हैं, मैं चाहता हूं कि इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाए, इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाए। उसको मैं कैसे कर सकता हूं, नेम्स डॉट रिवर्स, उल्टे ऑर्डर में आइए। तो पहले चार्ली, फिर मोहित, फिर बॉब, फिर रोहित और फिर एलिस। इसी तरीके से काम हो गया कि पहले चार्ली आए, फिर मोहित, फिर बॉब, फिर रोहित और फिर एलिस। अब मैं यहां पे चाहता हूं, भैया आपने असेंडिंग ऑर्डर तो सिखा दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे आएगा। कि सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यार कौन आना चाहिए इसमें से, डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले है कि पहले रोहित आए, हाँ, फिर मोहित, फिर चार्ली, फिर बॉब, फिर एलिस। अगर मैं सिर्फ इतना करता हूं, सिर्फ इतना करता हूं, तो इतने से मुझे पता है कि सबसे पहले एलिस आ जाएगा, बॉब आ जाएगा, चार्ली आ जाएगा, मोहित आ जाएगा, रोहित आ जाएगा। लेकिन रोहित मुझे पहले चाहिए, फिर मोहित चाहिए, फिर चार्ली चाहिए, फिर बॉब चाहिए, फिर एलिस। तो यहाँ पे आपके दो स्टेप हो जाएंगे कि पहले मैंने इसको सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, फिर इसको रिवर्स कर दिया तो डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। सिंपल, कितना आसान तरीके से हमने देख लिया। असेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है, तो सिर्फ आपको नेम्स डॉट सॉर्ट करना है। और यहाँ पे सॉर्टिंग किसके बेसिस पे लग रही है, जो आपके कैरेक्टर है उनके बेसिस पे लग रही है कि उसकी ऑर्डरिंग आस्काई टेबल में कितनी है।
ओके, अब मैं तुम्हारा दिमाग और खोलता हूं। अब तुम शायद इसके बाद मुझे गालियां दोगे, प्लीज मत देना, भैया गरीब हैं। भैया को वैसे ही ट्विटर पे इतनी गालियां बढ़ती हैं, हर कोई नया नया आ जाता है कि भैया डेप्थ में पढ़ाओ, डेप्थ में पढ़ाओ, बिना वीडियो देखे कहते हैं कि डेप्थ में नहीं पढ़ाते। चलो कोई नहीं, कॉन्स्ट एक लेते हैं, ए। तुम मुझे बताना, ओके, 80, 32, 91। चलिए, मैं अगर इसको सॉर्ट कर दूं, इस ए को अगर मैं सॉर्ट कर दूं, आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? मैंने क्या कहा था, यहां पे जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ये किसके बेसिस में सॉर्ट करता है? जो भैया आपके आस्काई टेबल होते हैं उसके बेसिस में सॉर्ट करता है। ये क्या है? ये क्या है? 101 पहले आ रहा है, फिर 32 आ रहा है, फिर 80 आ रहा है, फिर 90 आ रहा है, फिर 91 आ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मैंने पहले आपको क्या कहा था? ये आपके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चीजों को ट्रीट करता है दोस्त। किसके? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ये यहां पे इनको नंबर नहीं देख रहा है, जो ये शॉर्ट मेथड आप यहां पे लिख रहे हो ना, ये इसको नंबर देख ही नहीं रहा है, ये इसको ऐसा देख रहा है, ऐसे 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 करके देख रहा है, इसको ऐसे करके ट्रीट कर रहा है, क्योंकि इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनको कंपेयर करना है ऐसे। अब आप खुद देखो, 101 और 90 में से पहले कौन आएगा? उसने पहला वाला कैरेक्टर चेक किया, क्या 1 पहले आना चाहिए, 9 पहले आना चाहिए? हम अपने ASCII टेबल में चलते हैं ना, यहाँ पे भी इसने इसके 1 9 के बारे में दे रखा होगा, तो इससे बिल्कुल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 का जो नंबर है 49 है, 9 का जो नंबर है 57 है, तो डेफिनेटली 1 पहले आएगा। इसलिए आपको ये 101 पहले दिखा, किसके मुकाबले? 90 के मुकाबले। ऐसे अगर आप बाकियों के साथ कंपेयर करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। तो भैया मुझे जो मेरा एक्सपेक्टेड है वो कैसे मिलेगा? मैंने कहा वो उसको इस तरीके से ट्रीट करता है, सॉर्ट वाला, वो उसको ASCII टेबल के हिसाब से सॉर्ट करता है, इनको एज अ कैरेक्टर ट्रीट करके, इसलिए आपको ये आउटपुट मिलता है। बहुत लोग गलती कर देते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, सॉर्ट लगाते हैं, फिर देखते हैं अरे यार मेरा नंबर तो सॉर्ट हुआ ही नहीं। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उसके बेसिस पे रूल बनाए, उन्होंने नंबर के बेसिस पे रूल नहीं बनाए। क्योंकि यहाँ पे अब तुम खुद सोचो, उन्होंने ये रूल बनाया क्यों होगा? उन्होंने ये रूल बनाया क्यों होगा? क्या सोच सकते हैं हम कि ऐसा उटपटांग सा रूल क्यों बनाया? भैया जब मैं C++ करता हूं वहां पे तो सही चलता है कि नंबर नंबर के बेसिस पे सॉर्ट होता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बेसिस में सॉर्ट होती है, पर यहां पे ऐसा रूल क्यों बनाया? अरे दोस्त आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको बोलूं यहां पे जो ये एरे है महाराज, इसके अंदर तो कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं ना, 10 हो सकता है, रोहित हो सकता है, मोहन हो सकता है, इवन ट्रू हो सकता है। तो आप देखिए यार, जब मेरे पास वैरायटी ऑफ डेटा है तो इनको मैं सॉर्ट कैसे कर सकता हूं? तो एक पर्टिकुलर रूल उसने बना दिया कि भैया मैं इसको कैरेक्टर के बेसिस में वो करूंगा, सॉर्ट करूंगा। एक फिक्स रूल नहीं बना सकता, उसने फिक्स रूल यही बनाया उसके लिए कि हर एक टाइप के लिए अलग रूल नहीं बना सकता, उसने सबके लिए एक सिंगल रूल बना दिया, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के डेटा है। अगर इसको कोई सॉर्ट करने जाएगा तो आंसर क्या देगा वो? क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग टाइप के डेटा है, क्योंकि डेटा को तो रीड करी ना, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो हेट्रोजीनियस है। यहाँ पे बुलियन भी आ सकता है, यहाँ पे आपका प्रिमिटिव सॉरी यहाँ पे नंबर भी आ सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट भी आ सकता है, कुछ भी टाइप का डेटा आ सकता है। तो उनको कंपेयर कैसे करें? तो उसने रूल बना दिया कि भाई ये सबको मैं स्ट्रिंग की तरह कंसिडर करूंगा और उनके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को कंपैरिजन करूंगा, सिंपल। क्या गोल क्लियर? हाँ भैया गोल क्लियर है। तो अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूं, इस एरे को सॉर्ट करता हूं, एरे डॉट सॉर्ट, तो यहां पे क्या आता है आउटपुट? क्या आप गेस कर सकते हैं? यहां पे क्या आएगा? सबसे पहले 10 आया, फिर मोहन आया, फिर रोहित आया, और लास्ट में क्या आया? लास्ट में हमारा ट्रू आया, क्योंकि इस ट्रू को भी उसने एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर किया है। क्लियर? तो अगर ये ट्रू को अगर मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूं क्या बन जाता है? भैया ये ट्रू ही बन जाता है स्ट्रिंग में। तो इसने कंपेयर किया होगा, क्या 1 पहले आना चाहिए या रोहित पहले आना चाहिए? 10 पहले आना चाहिए, रोहित पहले आना चाहिए, तो क्या कंपेयर करेगा? 1 और इस आर को। तो 1 आर में से पहले कौन आता है? क्योंकि 1 की हमने रैंकिंग निकली कि 1 तो भैया 49 नंबर पर आता है, और जो आर है वो 65 के बाद ही आता है, तो डेफिनेटली 10 पहले आएगा। सेम यहाँ पे रोहित और मोहन को कंपेयर करा होगा, हाँ तो मोहन पहले आना चाहिए क्योंकि एम पहले आता है आर से, कैपिटल ये दोनों। फिर रोहित को ट्रू के साथ कंपेयर करा होगा, तो उसने देखा अरे रोहित ही पहला आना चाहिए क्योंकि आर ये कैपिटल है, ये स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी तो वैसे भी कहां से स्टार्ट होंगे? 97 के बाद ही होंगे। तो इसने इस तरीके से इसका आंसर दिया है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ। अब आप बोलोगे यार भैया यार मुझे तो वैसी ही सॉर्टिंग चाहिए, वही वाली चाहिए, वही वाली, कि मेरे पास अगर ये नंबर दिया है तो इसको मैं एज अ नंबर ही ट्रीट करूं। अगर मेरे पास कोई एरे है, हाँ, कि 10 है, 40 है, 31 है, 71 है, 5 है, 11 है, मैं वो वाला रिजल्ट कैसे ला सकता हूं? अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका सिंटैक्स दिखाता हूं आपको। लिखना है ए डॉट सॉर्ट, लिख दिया, हाँ। यहां पे आप ऐसे ब्रैकेट करके लिखोगे, यहां पे लिखना पड़ेगा आपको ए कॉमा बी, हाँ ओके, हाँ ये एक टाइप का फंक्शन ही है, और यहां पे आप लिख दोगे ए माइनस बी, बस आपको ये करना है।
जब भी आपके पास नंबर हो ना और नंबर को आपको पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट करना हो, तो आप इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करा देना। क्या इससे ये प्रिंट हो जाएगा सॉल्व? अब भैया ये सिंटैक्स है क्या? ये सिंटैक्स है क्या? क्या इससे हो जाएगा? 5, 10, 11, 31, 40, 71, ये बिल्कुल सॉर्ट हो चुका है। पर ये सिंटैक्स है क्या? ये सिंटैक्स तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया ये वाला। दोस्तों ये एक टाइप का फंक्शन है। अभी हमने फंक्शन की बात नहीं करी है, तो इसका जो मैं आपको ये है ना, ये फंक्शन ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको हम फ्यूचर में समझेंगे। फ्यूचर में जो अभी एक दो वीडियो आएंगे उसके बाद समझेंगे इस वाले फंक्शन को। ये फंक्शन है ये वाला। भाई यार ये कैसा फंक्शन है अभी भूल जाओ। पर यहां पे क्या हो रहा है पहले फिलहाल के लिए उसको समझ लेते हैं। यहां पे क्या आता है कि ए और बी, मान लो आपके पास दो एलिमेंट कंपेयर होने के लिए आए हैं, मान लीजिए, ठीक है। ये ए बी कौन सा वाला है, इसको अरे यार इसका नाम चेंज कर लेता हूं, मैं ए आर आर लिख देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं ए आर आर लिख देता हूं, ओके हाँ वरना ए भी बहुत जगह आ रहा है। ओके यहां पे क्या हुआ दोस्तों, जब भी आप सॉर्ट करते हो तो दो वैल्यू को कंपेयर करोगे ना, हाँ, तो ये कहेगा मान लो उसको 10 और 40 को कंपेयर करना है, क्योंकि उसको ये तो पता करना कौन पहले आएगा। तो ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू क्या है 40 है। ओके अब ये कह रहा है कि अगर a माइनस बी का रिजल्ट 10 माइनस 40 का रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो a पहले आएगा b से। इसमें क्या बोल रहा हूं कि 10 जैसे 10 है और 40 है, 10 माइनस 40 क्या होता है माइनस 30 होता है। तो ये कह रहा है कि भैया यहां पे ये जो a है ये b से पहले आएगा, मतलब 10 40 से पहले आएगा। सिंपल ये कह रहा है। सेम मान लो आपके पास आ गया 40 और 31 को, मान लो कंपेयर कर रहा है 40 और 31 को। ओके ये a आया 40, b आया 31, उसको डिसाइड करना है कौन पहले आएगा। तो 40 माइनस 31 किया, क्या आया पॉजिटिव नंबर आया। तो जब आपका पॉजिटिव नंबर ये लेके आएगा तो वो समझ जाएगा कि इस केस में जो पीछा वाला वो पहले आएगा और ये बाद वाला बाद में आएगा। तो यहां पे क्या है कि अगर आपका ये नंबर नेगेटिव देता है तो वो सिंपल इसका मीनिंग क्या समझेगा कि भैया ऑर्डर बिल्कुल सही है कि पहले ए को आना चाहिए फिर बी को आना चाहिए। अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो कहेगा पहले बी को आना चाहिए और फिर ए को आना चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगर नेगेटिव आता है तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा, और अगर पॉजिटिव आता है तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा। तो इसीलिए जब उसने इनको कंपेयर किया होगा कि 40 और 71 में से कौन पहला आना चाहिए, तो उसने कहा 40 माइनस 31 कितना आता है आपका, भैया 9 आता है। तो 9 आया तो अब वो डिसाइड करेगा कौन पहला आएगा, डेफिनेटली बी वाला पहले आएगा। तो इसीलिए आपको उससे पहले नजर आएगा इस तरीके से। सेम मान लो उसको अगर 10 और 31 को पता करना है कि कौन पहले आना चाहिए, तो ए हो जाएगा 10, बी हो जाएगा 31। इस तरीके से इन दोनों में से पहले कौन आएगा, आपने वो करा सब्ट्रैक्ट, नेगेटिव आया तो उसने कहा कि भैया ए पहला आना चाहिए बी आना चाहिए। ये इसका काम होता है। इसलिए आपको ये क्या मिल गया, एक सॉर्टेड वे में रिजल्ट मिल गया। जब मैंने इसको सॉर्टिंग करी तो ये इस तरीके से आपको मिल गया। इस तरीके से कंपैरिजन करता है, क्योंकि भैया इसको कंपैरिजन करने के लिए कुछ चाहिए। आप कैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, कंपेयर करना पड़ेगा ना, कंपेयर करना पड़ेगा ना। हाँ तो कंपैरिजन का मैंने रूल बना दिए हैं कि अगर मैं दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा ए और बी, दो नंबर तो भेजेगा वो एक एक करके। पहले उसने 10 और 40 को भेजा कि भैया मुझे बता दे इनमें से पहले कौन आएगा। उसने देखा अच्छा इनको मैं माइनस कर देता हूं, नेगेटिव है तो मतलब इनका ऑर्डर सही है, अगर पॉजिटिव है तो मैं बोलूंगा बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, सिंपल। और भैया अगर जीरो होगा उस केस में क्या करूंगा, तो जीरो में कहेगा तो भैया ऑर्डरिंग वैसे रहने दो कि ए पहले आएगा बी बाद में आएगा। यहां पे आप उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, ये देखिए इसके बारे में। अब सेम काम ये तो हो गया हमारा किसके लिए, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर अगर मुझे करना है इसमें, या तो आप उसके बाद रिवर्स कर दो या फिर रूल को रिवर्स कर दो ना, कि मैं यहां पे बी माइनस ए कर दूंगा बस। अभी आप ए माइनस बी कर रहे थे, अब मैं बी माइनस ए कर दूंगा। तो आप अगर इसको करते हो तो आप देखोगे 71 40 31 11 10 5। अब यहां पे देखो क्या होगा कि भाई उसने क्या करा, 10 और 40 में से पहले कौन आएगा, 10 और 40 में से पहले कौन आएगा। उसने ए को भेजा और बी को भेजा। बी क्या था 40 था, क्योंकि मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूं। उसने देखा आपने बोला 40 माइनस 10 करो, 40 माइनस 10 करो, तो वो क्या आता है 40 माइनस 10 क्या 30, पॉजिटिव नंबर। तो जब पॉजिटिव है तो क्या कहता है कि बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। तो बी 40 है और ए 10 है, तो इसलिए बी पहले आ गया ए बाद में आ गया। तो देख रहा आपको कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। तो हमने रोल क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए यहाँ पे। तो प्लीज इस ऑपरेशन को ध्यान रखना। ये जो फंक्शन है ये कैसे काम करता है, ये क्या होता है, इसको हम फ्यूचर की फंक्शन के वीडियो में कवर करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो ये भी हमने समझ लिया। अब यहां तक तो अब आई थिंक सब कुछ ही हमने समझ लिया है। अब कुछ ऑपरेशन आपके पास आते हैं, फ्लैटनिंग द एरे, कि मेरे पास कोई एरे होता है उसको मुझे फ्लैट करना है। क्या करना है, फ्लैट करना है। जैसे अभी हमने यहां पे देखा था ना, अगर मैं ऊपर वाले केस पे अगर आपको लेके जाऊं, कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए, चलो एक नया ही ले लेते हैं। फ्लैटिंग द एरे क्या कहता है, कॉन्स्ट है मेरे पास ए आर आर, हाँ उसके अंदर मैंने 10 20 30 50 डाल दिया। हाँ अब ये मेरे पास है। अब
इसी एरे के अंदर मेरे पास एक और एरे है, एरे 2। हाँ, उसके अंदर इस तरीके से एलिमेंट है। चलो एरे 2 अभी रहने दो। इसी के अंदर मैं एक 2D एरे बना देता हूं। एरे के अंदर मान लो एरे प्रेजेंट है 40, 90, 11, 80। आप देखोगे जब मैं इस एरे को प्रिंट करता हूं console.log ARR को, आप देखो क्या होता है। यहां पे मैंने करा 10, 30, 50, ये एक एरे है, ये 80 है। आप बताओ मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं ये 0 इंडेक्स पे, इसको एक्सेस करता हूं ये फर्स्ट इंडेक्स पे, इसको एक्सेस करता हूं ये सेकंड इंडेक्स पे। इसको कैसे एक्सेस करूंगा? क्या ये थर्ड इंडेक्स पे, ये फोर्थ पे या फिफ्थ पे? देखते हैं भाई। अगर मैं ARR 3 कराता हूं तो उससे क्या प्रिंट होता है? आप देखोगे पूरा प्रिंट हो गया 40, 90, 11, क्योंकि ये एक ही पार्ट है। तो ये कैसा बन जाता है? ये एक 2D एरे टाइप का बन जाता है कि एरे के अंदर एरे प्रेजेंट है। ये एरे है, हाँ, इसके अंदर एक और एरे प्रेजेंट है। तो एरे के अंदर एरे होने का मतलब है 2 डायमेंशनल एरे ये प्रेजेंट है। तो ARR 0 से ये प्रिंट होता है, ARR 1 से ये, ARR 2 से ये, और ये पूरा एक ही का पार्ट है। ये ARR 3 का पार्ट है, इसलिए आपको ये दिखा। और ये वाला अगर लास्ट वाले को एक्सेस करना है तो ये हो जाएगा आपका ARR 4 इस तरीके से। ओके, अब तुम बोलोगे भैया यार मुझे ना इस 40 वाले को एक्सेस करना है, मुझे सबको एक साथ नहीं करना, कैसे करूंगा? तो देखो ARR 3 पे गए, इससे आपने सारे को एक्सेस कर लिया एक साथ, पूरे एरे को एक साथ एक्सेस कर लिया। पर मुझे सिर्फ 40 वाले को करना है, तो 40 वाला अब ब्रैकेट लगाऊंगा, तो 40 वाला 0, 1, 2, तो 0 मैं यहां पे लिख दूंगा। तो इससे आप 40 वाले को एक्सेस कर लेंगे। हाँ, अगर मैं यहां पे 1 लिखता हूं तो आप 90 वाले को एक्सेस कर लोगे इस तरीके से। गोल क्लियर है? हाँ, अब मान लीजिए मैं इसके अंदर एक और एरे बना दूं, क्योंकि 3D एरे भी हो सकता है मेरे पास। एरे के अंदर एरे ऐसे 60, 11, सॉरी 19, 99, मान लो ऐसे। मैं कह रहा हूं आपको इस 19 को एक्सेस करना है, इस 19 को। तो सबसे पहले मुझे किसको एक्सेस करना पड़ेगा? इस पोर्शन को करना पड़ेगा। हाँ, इसको मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे पता है यार भैया ये 0 पे था, ये 1 पे था, ये 2 पे था, तो मैंने 2 लिख दिया। 2 से क्या हो जाएगा आपका 60, 90 और 99 एक साथ आ गया। लेकिन मुझे इसको करना है, तो अब आपको एरे के अंदर घुसना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसको लिख के तो ये पूरा आ जा रहा है यहां से लेके यहां तक। तो इसको 19 वाले को कैसे करूंगा? फिर 0, फिर 1, फिर वही यहाँ पे 1। तो ये बन गया आपका 3D एरे। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं कि एरे के अंदर एरे आपको देखना है कि सबसे पहले ये एरे था, मुझे किसको एक्सेस करना है? मुझे इस 19 को। तो ये 19 किसके अंदर है? इस वाले ब्रैकेट के अंदर। ये किसके अंदर है भैया? ये इस वाले ब्रैकेट के अंदर। ये किसके अंदर है भैया? ये पूरे इस एरे के अंदर। तो सबसे पहले मुझे इस वाले एरे को एक्सेस करना पड़ेगा। ये एरे कहाँ पे? 0, 1, 2, 3, थर्ड इंडेक्स पे। तो इससे मैं ARR 3 से यहाँ पे पहुंच गया। अब मुझे भैया इस वाले एरे को एक्सेस करना है पूरा। उससे कैसे करूंगा भैया? ये 0, 1, 2 सेकंड इंडेक्स है। अब इसके भी मुझे इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो फर्स्ट। तो एरे के अंदर एरे। अब इसके अंदर मल्टीपल एरे बना सकते हैं। क्लियर? अब मैं चाहता हूं यार भैया ये जो एरे कई बार आपके पास इस फॉर्म में डेटा आता है, मैं नहीं चाहता यार भैया ये ना बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा। मैं चाहता हूं ये ना दिख रहा है कंफ्यूजिंग। अब मान लो इसके अंदर और भी एरे प्रेजेंट है, तो आप इसको फ्लैट कैसे करोगे? फ्लैट, ये पूरा एक ही सिंगल उसमें दिख जाए मुझे, ऐसा नहीं दिखेगा एरे के अंदर एरे, बहुत कंफ्यूजिंग है। कुछ नहीं करना, एरे डॉट फ्लैट आपको लिख देना है, ये एरे फ्लैट हो जाएगा। console.log ARR, जैसे ये करूंगा आप देखोगे ये एरे फ्लैट हो चुका है। 10, 30, 50। ये कैसा फ्लैट है भैया? ये तो अभी कुछ फ्लैट हुआ है क्या? ये तो कुछ भी फ्लैट नहीं हुआ है, दिख रहा है आपको? या फिर ये नया एरे मुझे रिटर्न करके दे रहा है? कॉन्स्ट ए, शायद नया एरे मुझे रिटर्न करके दे रहा होगा। ये एरे डॉट फ्लैट ऐसे तो करना है। हाँ, 10, 30, 50, 40, 90। भैया यार अभी भी इसके अंदर एक और एरे प्रेजेंट है। तो मेरे दोस्त ये आपके लिए सिर्फ जब आप इस तरीके से लिखते हैं सिर्फ 1 लेवल पे ही एरे को फ्लैट करेगा। 1 लेवल बोले तो ये सिर्फ ये पूरा एरे था, हाँ, ये बोलेगा सिर्फ मैं 1 लेवल तक ही आपके लिए फ्लैट करूंगा। तो ये अंदर गया तो इसने सिर्फ 1 लेवल सिर्फ इसी वाले को उठाया, क्योंकि आपने 1 मेंशन किया था। अगर आप कह रहे 2 लेवल तक, तो जब आप यहां पे मेंशन करोगे 2, तो आप देखोगे ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लेवल डिफाइन करने पड़ते हैं कि मुझे कितने लेवल तक उसको फ्लैट करना है। तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे 2 मेंशन करता हूं तो अब आपका 2 लेवल तक वो पूरा नॉर्मल हो जाएगा, ये देख लीजिए। ओके, अब मुझे पता ही नहीं है भैया कि एरे के अंदर मुझे नहीं पता वो कितने लेवल तक है। अब इसके अंदर भी और भी तो हो सकते हैं। उस केस में क्या करूं? उस केस में आप यहाँ पे लिख दो इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर लेवल है, सबको फ्लैट कर दे, सबको, तो सबको फ्लैट कर देगा एक ही बार में। ये देख लो 10, 30, 50, 40, 90, 60, 19, 90, 11, 80, इस जगह तुमने एरे को फ्लैट कर दिया। अब तुम उस एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसने तुम्हें ये सुपर पावर लाके दे दी है। तो अगर यहां तक कॉन्सेप्ट चमक चुका है और स्वाद आ चुका है, लिख दो भैया, मजा आ रहा है सीखने में कि हाँ। अब देखो तुम में से लग रहा होगा यार भैया इतने सारे ऑपरेशन याद रखने की जरूरत है, नहीं है दोस्त, काहे याद रखना है। ओके, हाँ, अब ये तो हमने सीख लिया। अब और क्या है?
डिलीटिंग एलिमेंट इन एरे, हम ये सब देख चुके हैं। ओके, अब हम यहां पे आ जाते हैं। Why array is not array in JavaScript? एक बार हम array की डेफिनेशन पढ़ते हैं। array क्या होता है? जावास्क्रिप्ट array दे रही, अभी मैं नॉर्मल, अगर व्हाट इज array, यहां पे अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, array is a linear data structure where all elements are arranged sequentially. It is a collection of same data type stored at contiguous memory location. ये है आपकी किताबी डेफिनेशन दोस्त। सिंपल कह रहा है कि array आपका क्या है, कि जो सेम टाइप के डेटा को स्टोर करके रखता है। क्या हमें जो अभी मैंने यहां पे आपके लिए एरे क्रिएट करा है, क्या ये सेम टाइप के डेटा को स्टोर करके रख रहा है? सेम टाइप के? आप बता दीजिए मुझे, बस आप मुझे बता दीजिए। ये जो एरे, इसके अंदर नंबर भी है, इसके अंदर स्ट्रिंग भी है, और इसके अंदर क्या, बुलियन भी है। तो पहली वाली डेफिनेशन ही फॉल्स हो गई कि भैया एरे क्या करता है, सेम टाइप के डेटा को स्टोर करके रखता है। और क्या कह रहा है, कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन के मतलब क्या होता है कि उसने डेटा को एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करके रखा है। अगर आप C++ यूज करते हैं तो आपको पता है, जब भी आप एरे बनाते हैं या तो आप नंबर का ही बनाएंगे या किसी और का बनाएंगे। मान लो अगर आप नंबर का ही बनाते हैं तो आपको पता है कि वहां पे 10 है, अगला आपके पास 20 आ गया, अगला नंबर 20 आ गया, अगला नंबर आपके पास 30 आ गया, ओके, और लास्ट वाला आपके पास मान लो 40 आ गया, क्योंकि वहां पे सेम टाइप के ही एलिमेंट को आप स्टोर करते हो। अगर एरे बनेगा C++ है, सेम टाइप के, यहां पे ये नहीं हो सकता इसके अंदर स्ट्रिंग घुस जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा। और यहां पे हमने क्या जाना था कि कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मान लो अगर पहला एलिमेंट 1000 वाले एड्रेस पे है और ये 4 बाइट का क्या ले रहा है, मेमोरी, तो अगला वाला किस पे होगा, 1004 पे, अगला वाला किस पे होगा, 1008 पे, अगला वाला किस पे होगा, 1012 पे। इसको कहते हैं कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन, कि एक के बाद एक ये एड्रेसेस हैं। क्योंकि मुझे पता है 4 बाइट ले रहा है, बाइट एड्रेस वाला पढ़ा था ना हमने कि हर एक बाइट को हम 4 बाइट का एड्रेस देंगे। हाँ, तो अगर ये 1000 पे एड्रेस प्रेजेंट है तो 1000, 1001, 1002, 1003 4 बाइट कंज्यूम कर ली। उसके बाद अगले वाले में ये आ जाएगा 1004 से, फिर अगले वाले में ये आ जाएगा, अगले वाले में ये आ जाएगा। अब ये है कंटीग्यूअस, ये बिल्कुल आपके लिए क्या है, प्रिडिक्टेबल है। अगर आपको कभी भी किसी भी लोकेशन को वो करना है, एक्सेस करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। मान लो मुझे अगर एरे के सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं बिल्कुल इसको एक्सेस कर सकता हूं। इसका बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि जो इसका बेस एड्रेस होगा, बेस एड्रेस का मतलब जो स्टार्टिंग वाले का एड्रेस है, प्लस कौन से वाले इंडेक्स को आपको एक्सेस करना है, इनटू साइज ऑफ डेटा। ये हमने पहले के लेक्चर में भी जाना है। बेस एड्रेस क्या है, मान लो मुझे इस 30 को एक्सेस करना है, इस 30 को मैं अगर यहां पे लिखता हूं ना कि इस एरे के मुझे सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे एड्रेस चाहिए होंगे। हाँ, एड्रेस कैसे निकालूंगा, सबसे पहले इसका बेस एड्रेस, इस ए का बेस एड्रेस इसी के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो हो जाता है हमारा 1000, प्लस कौन से इंडेक्स को करना है भैया, सेकंड वाले, मल्टीप्लाई बाय कितने से करना है, साइज ऑफ डेटा। साइज ऑफ डेटा क्या है आपका, 4 साइज का डेटा है, 4 बाइट ले रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा 1008, कि 1008 वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लिए। जब भी आपके पास किसी का एड्रेस होता है आप उस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, 1008 एड्रेस पे जाता है और 30 को डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंटीग्यूअस, के एक के बाद एक, बिल्कुल पैटर्न है कि 1000 है, 1004 है, 1008 है, 1012 है, अगला कुछ और है। अब सेम काम में अगर जावास्क्रिप्ट की बात करूं, जावास्क्रिप्ट की मैंने पहले में डाल दिया 10, ठीक है, फिर मैंने डाल दिया एक स्ट्रिंग रोहित, फिर डाल दिया मैंने 50, फिर डाल दिया मैंने ट्रू, अलग अलग डाले जा रहा हूं। चलो अभी ट्रू का रहने देता हूं, अगला डाल देता हूं मोहित जी, अगला डाल दिया मैंने 90। मान लो ये 5 डेटा मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं। क्या पॉसिबल है कि मैं इनको कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे एलोकेट करा पाऊं, कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन? आप खुद बताइए। अगर मुझे पता है अगर ये 1000 एड्रेस पे पहला वाला ये 8 बाइट देता है, तो अगला वाला कितने पे होगा, 1008 बाइट से स्टार्ट होगा। हाँ भैया 1008 बाइट से। अब ये कितनी मेमोरी लेगा, ये रोहित कितनी मेमोरी लेगा, ये स्ट्रिंग है, मुझे पता है ये कैरेक्टर 1 बाइट लेगा, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तो ये कितनी मेमोरी लेगा, 5 बाइट की लेगा। इसने 8 बाइट ली, इसने 5 बाइट ली, तो 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, तो 1012 तक ये लेगा। तो अगला वाला किस पे आएगा, 1013 एड्रेस पे। अब अगला वाला किस पे आएगा, ये 8 बाइट का लेगा, कोई नंबर 8 बाइट लेता है किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो अगला वाला किस पे आएगा, 1021 एड्रेस पे। क्या आपको एक कंटीग्यूअस नजर आ रहे हैं? अब मैं मोहित जी को देखूं, 1 2 3 4 5 6 7, इसने 7 बाइट लिए हैं, तो अगला वाला कौन से लोकेशन में आएगा, 1028 पे आएगा। क्या ये आपको कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन दिख रहे हैं?
ये देख रहा है, ये 1000 है, ये 1008 है, भले ये कंटिन्यूअस है, एक के बाद एक के बाद एक मुझे नजर आ रहे हैं कि ये 1000 है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे भैया मेरे पास 5 का है, यहाँ पे मेरे पास कितने का है 8 का है, यहाँ पे मेरे पास कितने का है 7 का है। अब अगर मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़े, ऐसा फॉर्मूला क्या मैं बना सकता हूं? क्या मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूं उस डेटा को? आप बताइए। मैं कह रहा हूं आपको थर्ड वाले इंडेक्स को एक्सेस करना है, ये सेकंड वाले इंडेक्स को एक्सेस करना है, कैसे करोगे? क्या आप ऐसा कोई फॉर्मूला बना सकते हो? क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ डेटा फिक्स नहीं है, यहाँ पे साइज ऑफ डेटा फिक्स नहीं है, यहाँ पे साइज ऑफ डेटा फिक्स था कि ये भी 4 लेगा, ये भी 4 लेगा, ये भी 4 लेगा, ये भी 4। यहाँ पे मैं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना सकता कि भैया बेस एड्रेस पकड़ा प्लस इंडेक्स इनटू किससे इनटू साइज ऑफ डेटा, क्या कौन सा साइज, क्योंकि हर डेटा का साइज अलग अलग है दोस्त। तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर ही नहीं पाओगे, डायरेक्ट एक्सेस करना पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे हम अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई अगर ये इसको एरे बोलता हूँ मैं, और मैं आपको कहता हूँ कि मुझे एरर 2 को एक्सेस करना है, तो एरर 2 को एक्सेस करने के लिए मुझे उसका मेमोरी लोकेशन प्रेजेंट पता होना चाहिए कि उसका एड्रेस क्या है। मेरे पास एड्रेस कैसे निकालूं मैं? क्या फॉर्मूला लगाऊं? क्या ये फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? चलो बेस एड्रेस लगा दिया, इंडेक्स भी लगा दिया, साइज ऑफ डेटा में क्या लिखूं? क्योंकि हर कोई डेटा अलग अलग साइज लिख रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला जनरेट ही नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंशियल दे 1000 1004, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं। और अभी दिक्कत अभी और भी है। क्या दिक्कत है? फ्यूचर में मैंने मान लो इस पे गया और मैंने कह दिया, इस रोहित पे गया, मैंने कहा रोहित जी आप बन जाइए रोहित नेगी। मैंने क्या कहा? रोहित जी आप बन जाइए रोहित नेगी। अब इससे क्या होगा? पहले ये 5 बाइट ले रहा था, 6 7 8 9 10, अब ये 10 बाइट ले रहा है। इससे क्या होगा? अब ये 10 बाइट ले रहा है, ये 1008 पे, इसको 10 बाइट इसने ले ली, अब इसकी मेमोरी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी इसकी, हाँ क्योंकि इसने 10 बाइट ले ली ना, हाँ तो ये अब 1018 पे आएगा। ऐसे ही मुझे इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, 1018 और 8 उसके ऊपर अगर मैं ऐड करता हूं तो ये 1026 पे चला जाएगा, फिर ये 1000 कितने में चला जाएगा? 1026, और ये 7 दे रहा था, 1033 ले लेते हैं इस तरीके से। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं एक नया डेटा इंसर्ट यहां पे कराने की कोशिश करता हूं, क्या कराने की कोशिश करता हूं? एक नया डेटा, तो उससे आप देख पा रहे हो क्या हो जा रहा है, पूरी मेमोरी लोकेशन ही चेंज हो जा रही है सबकी। मुझे पूरे डेटा को शिफ्ट करना पड़ रहा है क्योंकि अगर आप रोहित नेगी लिखना चाहोगे, यहाँ पे अपडेट तो कर ही सकते हो ना एरे के ऊपर, आपने अपडेट किया, उससे क्या हुआ? पीछे के सारे डेटा हिल गए भाई, हम कहां जाएं कहां जाएं? तो सबकी मेमोरी लोकेशन को मैंने चेंज किया है, सबकी, सारा डेटा जितना भी पीछे होगा। तो इसीलिए यहां पे कहा जाता है कि इसको मैं इस तरीके से अरेंज नहीं कर सकता एरे को, यहां पे पॉसिबल ही नहीं है, ये देख लो पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। तो भैया इसको कैसे अरेंज करते हैं? भैया इसको जैसे हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, वैसे ही हम इसको अरेंज करते हैं दोस्त। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही अरेंज करते हैं। हाँ, पर ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर होता है हमारी मेमोरी में, वो हम फ्यूचर की वीडियो में जानेंगे। पर अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पे एरे एरे नहीं है, वरना वो कंटिन्यूअस कहता कि एक के बाद एक। और यहाँ पे अगर मैं किसी वैल्यू पे अपडेट कर दूं तो सबके एड्रेस हिल जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इस 20 को अगर 90 बना भी दूं तो किसी के एड्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता है 90 भी 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, क्योंकि सेम टाइप के डेटा है, सेम टाइप के इंटीजर टाइप के सी प्लस प्लस के अंदर। यहाँ पे ये जो डेटा है ये अलग अलग टाइप के, अलग अलग, तो इससे आपकी मेमोरी लोकेशन हिल सकती है। इवन अगर मैं आपको एक और वो दिखाता हूं, क्या दिखाता हूं? जादू। मैं यहाँ पे मान लो मुझे इस 10 को एक्सेस करना है, इस 10 को, आप यहाँ पे देखो इसका जादू देखो। मैं इसको ऐसे करके भी एक्सेस कर सकता हूं, जीरो नहीं, मैंने इसको कैरेक्टर तक करके ही एक्सेस कर लिया। ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो, ये आपके ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। मुझे इस 309 को करना है इस तरीके से, 1 नहीं, 1 को मैंने कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया 309। अभी दिखाता हूं इसके कमाल। इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि a.name। अरे ऐसा कहीं देखा क्या तुमने? कहीं देखा है तुमने ये ऐसा होते हुए? अगर मैं पूरे एरे को प्रिंट कराऊं, एरे के अंदर 10 13 19 ट्रू मैन, और ये भी चला गया। ये कौन सा डेटा है? ये तो की वैल्यू पेयर टाइप का मुझे कुछ दिख रहा है, आपने ये भी इसके अंदर घुसा दिया। तो यहां पे आप देख रहे हो, कहीं आपने एरे को देखा है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कभी देखा तुमने? तुम खुद से सवाल पूछो, खुद से पूछो एक बार, ये कभी देखा है? तो यहाँ पे एरे क्या नहीं है, एरे नहीं है, यहाँ पे एरे क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर जब कल मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, तब मैं आपको बताऊंगा कि एरे ऑब्जेक्ट कैसे है, कि एरे को हम ऑब्जेक्ट की तरह ही स्टोर कराते हैं दोस्त। हाँ जी, एरे को क्या कराते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह ही स्टोर कराते हैं हम। तो इसको हम जानेंगे कल के लेक्चर में। आज हमने प्रूव किया कि यहाँ पे एरे एरे क्यों नहीं है। तो अगर यहां तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से चमक गया है, आज आपने वो नॉलेज गेन करी है जो मैक्सिमम लोगों को आइडिया तक नहीं होता। तो अब आप मुझे बताओ, जो आप पाइथन में लिस्ट पढ़ते हैं उसको एरे क्यों नहीं कहा जाता? आज आपको रीजन पता चल गया, चल गया ना पता? हाँ भैया चल गया बता। तो चलो फिर मैं मिलता हूं अब आपको कल की वीडियो में। अब हम मंडे को मिलेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे और उसके बीच में भी पूरा घुस के समझेंगे ऑब्जेक्ट को भी। चलिए फिर मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।